बेहतरीन हरेम नॉवेल्स जोड़ार 18 नॉवेल्स के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। दोनों का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अध्याय 151 खेती काट दी गई, संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया। काउंसिल हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया क्योंकि प्रक्षेपित दृश्य दूसरे हवाई कोण पर स्थानांतरित हो गया। फिर सभी ने मिंगियन हेवनली पैलेस के प्रबंधक को देखा, जो चिल्लाया था, विद्रोही शिष्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हवा में उछलते ही उसका हत्या करने का इरादा बढ़ गया। केवल एक मुक्के से उसे उड़ा दिया गया। इकट्ठे हुए दिग्गजों ने एक दूसरे पर नजरें डाली। ट्यूरिंग हॉल मास्टर विशेष रूप से हैरान दिखे। उन्हें एहसास हुआ कि यह तमाशा अब पूरे लिंग्युआन महाद्वीप में जाना जाता है। दृश्य फिर से कट गया और पुरुष और महिला एंकर फिर से प्रकट हुए, गंभीरता से विशेषज्ञ टिप्पणियों की झड़ी लगा दी। 10,000 हैरान। मिंगियन हेवनली पैलेस की परी यू याओ ने अकेले 2 संप्रदाय टीमों को अभिभूत कर दिया। सुंदरता और प्रतिभापूर्ण सामंजस्य में स्वर्गीय अमर यू याओ जनता के सामने एक पौराणिक स्वर्णिम कोर प्रस्तुत करती है। बिल्कुल नई तकनीक और स्वनिर्मित दिव्य रचना भविष्य के क्लेश को पार करते हुए मिंगियन हेवनली पैलेस के महान विशेषज्ञ। 1,00,000 वर्षों में पहली नई रचना। विश्लेषण। रैंक 10 तरफ से घात, शीर्ष स्तरीय स्कोर के बीच ताल की दावत, एक निर्दोष प्रदर्शन। ऐसी विलक्षण प्रतिभा वास्तव में अपने स्वयं के दौरे का आयोजन कर रही है। मिंगियन हेवनली पैलेस ट्यूरिंग स्टीवर्ड ने शक्ति का दुरुपयोग किया, सार्वजनिक रूप से संप्रदाय के प्रतिभा को मारने का प्रयास किया। आंतरिक भ्रष्टाचार को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विश्लेषणों की इस श्रृंखला के बाद प्रक्षेपण अंततः फीका पड़ गया। इस बार कोई नहीं बोला। हर चेहरा शर्म से जल उठा। एक लंबी चुप्पी के बाद थंडर स्पिरिट रूट ग्रैंड एल्डर ने चुप्पी तोड़ी। उसने सबसे पहले ट्यूरिंग हॉल मास्टर पर तीखी नजर डाली, फिर चिल्लाया, लियानिक्सन, वास्तव में बढ़िया प्रबंधन। एक क्लेश स्तर का पौधा आपके हिस्से से लगभग नष्ट हो गया। लियानिक्सन ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। अधिकांश उपस्थित लोग उसे उदासीनता से देख रहे थे। वह जानता था कि दोष लगा रहेगा, इसलिए हो सकता है कि वह इसका स्वामी भी हो। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। सीनियर मार्शल अंकल सही हैं। ये भतीजा अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करने में विफल रहा, जिससे एक प्रबंधक को ऐसी आपदा का कारण बनना पड़ा। कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर चेन, चेहरे पर ठंड की तरह, अब धीमी आवाज में बोले। इससे पहले स्टीवर्ट जूंग यूकिन ने मेरे हॉल में रिपोर्ट की थी, जिसमें झूठा दावा किया गया था कि एक शिष्य फेंग्यू टॉवर पर प्रदर्शन करने के लिए भाग गया, जिससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने जांचकर्ताओं को भेजा। जब तक वे फुवान मार्केट टाउन पहुंचे, यू याओ पहले ही निकल चुका था और गायब हो गया था। हेहुआन संप्रदाय के एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के साथ मेरे डिप्टी के आदान प्रदान के अनुसार यू याओ ने अपने दौरे के लिए स्पिरिट स्टोन्स अर्जित करने के लिए फेंग्यू टॉवर में प्रदर्शन किया था, पूरी तरह से वाद्य। हेहुआन संप्रदाय ने कहा कि यू याओ ने टीम बहिष्कार का दावा किया। स्टीवर्ट जूंग ने उसे खुद की रक्षा करने के लिए बाहर निकाल दिया, जिससे उसे अपना प्रदर्शन खुद आयोजित करने के लिए प्रेरित किया गया। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, पैलेस मास्टर किन्यन एक अलग सुंदरता ने जारी रखा। जूंग यूकिन की चोट के बाद उनकी 2 टीमें संप्रदाय में वापस चली गईं, कल ही पहुंचीं। मैंने कानून प्रवर्तन को उनसे अलग से पूछताछ करने के लिए अधिकृत किया। हॉल के दिव्य आत्मा के दबाव में सभी इंटेल ने हेहुआन संप्रदाय के खाते की पुष्टि की। जूंग यूकिन ने कबीले के शिष्यों जूंग यू और जूंग जू के साथ मिलकर परिवार के लाभ के लिए साजिश रची। यू याओ को दबाने और उसे बाहर निकालने के लिए टीम के सदस्यों को डराने और रिश्वत देने की साजिश रची। बाद में उसने फुवान मार्केट टाउन में एक अतिरिक्त शो के लिए रिश्वत ली। यू याओ का स्वसंगठित प्रदर्शन संयोग से हुआ, जिसके कारण ये दृश्य कल्टीवेशन न्यूज द्वारा प्रसारित किया गया। किन्यन के पुनर्कथन ने सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, परिषद को प्रबुद्ध कर दिया और ट्यूरिंग हॉल मास्टर लियानिक्सन को भयभीत कर दिया। पैलेस मास्टर ने स्पष्ट रूप से अब ट्यूरिंग हॉल पर भरोसा नहीं किया। जूंग की टीम को उसकी जानकारी के बिना पूछताछ के लिए पकड़ लिया। सौभाग्य से वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था और जूंग के साथ उसकी कोई मिलीभगत नहीं थी, अन्यथा उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। स्मैक। सफेद बालों वाले बड़े बुजुर्ग ने अपने बगल की छोटी मेज को पटक दिया। बिजली चमकी, जिससे वह धूल में बदल गया। जूंग यूकिन मौत का हकदार है, केवल अपने ही कबीले के कनिष्ठों का पक्ष लेने के लिए प्रबंधक के अधिकार का दुरुपयोग करना। वह स्पष्ट रूप से यू याओ की
इलेक्ट्रॉनिक संगीत तकनीक से प्रभावित थे और धार्मिक गुस्से से भरे हुए थे। नीचे सहमति का स्वर गूंज उठा। हॉल मास्टर्स और बुजुर्गों ने समर्थन में आवाज उठाई। सीनियर मार्शल अंकल सही कह रहे हैं पैलेस मास्टर, हमें उस दुष्ट को कड़ी सजा देनी होगी। इससे हमारे मिंगियन हेवनली पैलेस की प्रतिष्ठा को भारी झटका लगा है। हम इसकी भरपाई कैसे करेंगे? चाहे जो भी उपाय हो, यू याओ के साथ हमारा व्यवहार नहीं बदलना चाहिए, उसकी रक्षा की जानी चाहिए। बिल्कुल। सृजन की शक्ति के संबंध में हमने प्रत्येक शिष्य की जांच की है। किसने सोचा होगा कि जिसे उसकी टीम से बाहर निकाला गया वही निशाना था। चाहे उसकी नई उंगलियां हों या दसों तरफ से वह अनसुना हमला, वह खुद को स्वर्ग चुनी हुई साबित करती है। अगर कोई और सृजन की शक्ति को नहीं जगाता तो यू याओ छठे सर्वोच्च बनने की हमारी सबसे अच्छी उम्मीद है। क्लेश पार करने से भी अधिक हमारा संप्रदाय अद्वितीय है। म्यूजिकल रिदम के रास्ते पर उनके द्वारा किए गए हर नवाचार से पूरे संप्रदाय को लाभ होता है। थंडर स्पिरिट रूट ग्रैंड एल्डर ने बार बार सिर हिलाया। सटीक रूप से वे इलेक्ट्रॉनिक संगीत उंगलियां ही हम पुराने साथियों को अत्यधिक लाभ पहुंचा सकती हैं। आम सहमति देखकर किन येन को पता था कि ज्वार सेट हो गया है और उसने फैसला सुनाया। चूंकि सभी राय मेरी राय से मेल खाती हैं, इसलिए मैं सबसे पहले बड़े बुजुर्गों की समीक्षा के लिए अनुशंसित उपायों के बारे में बताऊंगा। इन शब्दों पर काउंसिल हॉल शांत हो गया और सातवें दायरे संप्रदाय के नेता की सजा का इंतजार करने लगा। यू याओ पर तुरंत सारी जानकारी इकट्ठा करें, उसे उच्चतम गति से खोजें। इंस्ट्रक्शन हॉल के हॉल मास्टर झाओ और एल्डर कोर के एक वरिष्ठ टीम का नेतृत्व करेंगे। संप्रदाय में वापस लौटने की कोई जरूरत नहीं है। अपना एकल दौरा वहीं से शुरू करें, जिसे उच्चतम मानक पर क्रियान्वित किया जाए। कोई भी अनुरोध, जब तक कि यह संप्रदाय की नींव को खतरे में न डाले, स्वीकार किया जाना चाहिए। थंडर स्पिरिट रूट ग्रैंड एल्डर ने हाथ उठाया। हाँ, एल्डर कोर से युवाओं की कोई जरूरत नहीं है, मैं हेड झाओ के साथ जाऊंगा। किन येन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, मना करने की हिम्मत नहीं की और सिर हिलाया। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद वरिष्ठ मार्शल अंकल गाओ। संप्रदाय के कुछ सातवें दायरे के विशेषज्ञों में से एक के साथ सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था। ट्यूरिंग हॉल मास्टर ली लियानिक्सन का दिल डूब गया। दौरे से उनके हॉल को बाहर करने का मतलब था कि वह अगले चरण में हैं। निश्चित रूप से किन येन ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने आगे कहा, पुरुष टीम शिष्य जो जानते थे लेकिन चुप रहे, उन्हें इस दौरे से रोक दिया गया है। वे अब से 10 साल बाद फिर से आवेदन कर सकते हैं। बाकी महिला टीम ने अत्याचारी की सहायता की और एक साथी शिष्य को फंसाया। जूम की जबरदस्ती को ध्यान में रखते हुए आगे की समीक्षा तक सभी को बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में पदावनत किया जाता है। ट्यूरिंग स्टीवर्ट जूंग यूकिन आंतरिक संप्रदाय के शिष्य। जूंग यू और जूंग जू ने अधिकार का दुरुपयोग किया, साथ ही शिष्यों को फंसाया, कई संप्रदाय कानूनों का उल्लंघन किया और मिंगियन हेवनली पैलेस की प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। कानून के अनुसार खेती को अलग कर दिया गया, संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया। मिंगियन हेवनली पैलेस फिर कभी जूंग परिवार के किसी वंशज को प्रवेश नहीं देगा। उसके बर्फीले शब्द काउंसिल हॉल में सर्दी की आंधी की तरह बह गए। पृथक्करण साधना आत्मविघटन से भिन्न है। डिंटियन नष्ट हो गया है। इसके पुनर्निर्माण के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के बिना भविष्य की खेती की सारी आशा खो जाती है। किन येन ने अंततः ट्यूरिंग हॉल मास्टर की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। जहां तक हॉल मास्टर ली की बात है, अध्याय 152 वास्तव में इतनी अच्छी बात है। हॉल मास्टर ली, आप कुछ कहना चाहेंगे? किन येन ने विषय बदल दिया। सुझाव देने के बजाय उसने सीधे उससे पूछा। ली लियानिक्सन ने अंदर ही अंदर आह भरी। उसकी वरिष्ठ बहन उसकी गरिमा की रक्षा कर रही थी, जिससे उसे सार्वजनिक दंड भुगतने के बजाय स्वेच्छा से दोष लेने दिया गया। इस घोटाले ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। इसका निशाना सीधा मिंगियन हेवनली पैलेस के ट्यूरिंग हॉल पर था। यदि वह जिम्मेदारी नहीं लेता तो स्वयं संप्रदाय भी आपत्ति जताता। ली लियानिक्सन ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। पैलेस लॉर्ड, साथ ही शिष्य, ली ने अपने अधीनस्थों को गलत तरीके से प्रबंधित किया और निरीक्षण में विफल रहे। मैं ट्यूरिंग हॉल के हॉल मास्टर के रूप में इस्तीफा देने का अनुरोध करता हूँ। किन येन के बेहद खूबसूरत चेहरे पर कोई भावना नहीं झलक रही थी। उसकी नज़र कमरे पर पड़ी। कोई असहमति न देखकर उसने सिर हिलाया। स्वीकृत। जाओ, एल्डर काउंसिल के साथ शांति से खेती करो और सातवें दायरे में प्रवेश करने का प्रयास करो। धन्यवाद। पैलेस लॉर्ड, ली लियानिक्सन ने अपने हाथ जोड़ लिए और चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया।
क्या किसी को उपरोक्त सजा पर आपत्ति है? किन यैन ने चारों ओर देखा, कुछ सांसें रुकीं और जब शांति छा गई तो जारी रखा। चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, कानून प्रवर्तन हॉल के हॉल मास्टर चेन उपरोक्त सजा को अंजाम दें। इसके अलावा आप ट्यूरिंग हॉल में प्रत्येक प्रबंधक की पूरी जांच करने के लिए अधिकृत हैं। ये देखने के लिए सभी प्रासंगिक सुराग इकट्ठा करें कि क्या कोई अन्य सड़ा हुआ सेब बचा है। अब से ट्यूरिंग हॉल के नियमों में संशोधन किया गया है। प्रबंधकों को ऐसी मंडली का नेतृत्व करने की सख्त मनाही है जिसमें विवाह से जुड़े रिश्तेदार शामिल हों। उसी समय कोई भी प्रबंधक अकेले मंडली का नेतृत्व नहीं कर सकता है। निर्देश हॉल या कानून प्रवर्तन हॉल से एक डिप्टी को पूरी प्रक्रिया के साथ आना होगा और उसकी निगरानी करनी होगी। क्या ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होनी चाहिए या किसी शिष्य को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? प्रबंधक और पर्यवेक्षक दोनों समान रूप से दोषी होंगे। समझा? कानून प्रवर्तन हॉल के हॉल मास्टर चेन ने भावहीन होकर गहरी आवाज में जवाब दिया। ली लियानिक्सन ने अपना सिर नीचे झुकाया। वह जानता था कि जूंग यूकिन का मामला कोई अकेली घटना नहीं थी। ट्यूरिंग हॉल के प्रबंधक हमेशा आरामदायक पदों पर रहे हैं। बहुत सारे शिष्य उन्हें निजी उपहार देते थे। उन्होंने इसे अपने अधीनस्थों के लिए एक अदृश्य लाभ के रूप में मानते हुए इस पर पुलिस लगाने की जहमत नहीं उठाई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस तरह की आपदा में बदल जाएगा। उसे नहीं पता था कि कितने प्रबंधकों को खुले में घसीटा जाएगा, लेकिन चूंकि उसने पहले इसे नज़रअंदाज कर दिया था, इसलिए अब वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अपना आदेश देने के बाद किन यैन अंततः बोलने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। मेरे साथी शिष्यों, मिंगियन हेवनली पैलेस की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस पैलेस लॉर्ड ने खेती समाचार से संपर्क करने और हमारे अनुशासनात्मक परिणामों को उनके अगले अंक में प्रकाशित करने का सुझाव दिया है। असहमति की सुगबुगाहट के कारण काउंसिल चैम्बर में एक छोटा सा हंगामा फैल गया। पैलेस भगवान, मुझे लगता है कि यह अनुचित है। इससे मिंगियन हेवनली पैलेस एक छोटी सी खेती की खबर से डरा हुआ दिखता है। बिल्कुल, अगर इस खेती की खबर ने हमें उजागर नहीं किया होता तो प्रभाव इतना बड़ा कभी नहीं होता। ठीक है, मिंगियन हेवनली पैलेस खेती की खबरों को परेशान न करके दया दिखा रहा होगा। हम संभवतः इसका एहसान कैसे मांग सकते हैं? ये पहले ही हमारी गंदी लॉन्ड्री प्रसारित कर चुका है। अगर अब हम अपना फैसला छापने के लिए उससे विनती करते हैं तो क्या लोग हम पर हंसेंगे नहीं? अरे, मुझे लगता है कि ऐसा करने से मिंगियन हेवनली पैलेस की उदारता और सहनशीलता प्रदर्शित होगी। सही है, परिणामों को खुले तौर पर प्रकाशित करने से दुनिया वास्तव में हमें एक नई रोशनी में देख सकती है। शोर शराबे के बीच किन यैन ने बोलने से पहले एक क्षण इंतजार किया। क्या आप सचमुच मानते हैं कि कल्टीवेशन न्यूज़ महज एक महत्वहीन, आसानी से धमकाया जाने वाला छोटा खिलाड़ी है? फोर सीज हॉल द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी से पता चलता है कि केवल 2 मुद्दों में ये पहले से ही लिंगयुआन महाद्वीप की अधिकांश शक्तियों को कवर करता है। इसके अलावा विश्लेषण से पता चलता है कि अल्पावधि में कोई भी इसके मॉडल की नकल करके उसका प्रतिद्वंद्वी या उसकी जगह नहीं ले सकता है। यहाँ तक कि महान संप्रदाय और परिवार भी, क्या यूकिंग इमोर्टल संप्रदाय को स्वयं एक समान बुलेटिन तैयार करना चाहिए, कभी भी हर शक्ति से स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाजार रुकने की तो बात ही छोड़ दें। केवल एक वाणिज्य उन्मुख, महाद्वीप व्यापी, चालाकी से जुड़ा हुआ व्यापारिक घराना ही ऐसा कर सकता है। और अभी जिनबाओ मंडप ऐसा सबसे बड़ा घर है। आपको लगता है कि यह गैर वर्गीकृत खबरों से निपटने वाली एक छोटी सी कार्यशाला है? पूरी तरह से गलत। पिछले अंक के ब्लाइंड रिंग पूर्वावलोकन और फीडबैक से लेकर यूयाओ घटना के प्रभाव तक ये स्पष्ट है कि खेती की खबर पहले से ही लिंगयुआन महाद्वीप में राय को प्रभावित कर सकती है। भीड़ को देखकर अपना अहंकार त्याग दिया और विचार करना शुरू कर दिया, किन यैन ने जारी रखा। अगर हम कुछ नहीं कहते हैं तो अपनी आंतरिक बुराइयों को ठीक करने के बाद भी बाहरी लोग अनजान बने रहेंगे। क्या खेती की खबरों को टिप्पणियों के साथ आग की लपटों को भड़काना चाहिए? इसके पाठक क्या सोचेंगे? जिनबाओ पवेलियन के खुफिया नेटवर्क का लाभ उठाते हुए किसी भी संप्रदाय या परिवार से कहीं अधिक ये सामान्य लेकिन अन्यत्र अप्राप्य जानकारी एकत्र करता है। चारे के रूप में इसका उपयोग करके ये हर प्रमुख शक्ति को सदस्यता लेने के लिए आकर्षित करता है, उनमें पढ़ने और उस पर भरोसा करने की आदत पैदा करता है, जिससे उसके असली नुकसान छुप जाते हैं। साधना समाचार का निर्माता बस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसके अलावा इसके पीछे की ताकतें जिनबाओ मंडप तक ही सीमित नहीं हैं। पहला संप्रदाय निश्चित रूप से इसके साथ गुप्त व्यवहार करता है।
आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, यूकिंग इमोर्टल संप्रदाय की खबर कहती है कि अमर आदरणीय चेनजू ने खुले तौर पर अपना पूरा समर्थन दिया है। जब सभी ने क्लेश पार करने वाले महान विशेषज्ञ का नाम सुना तो वे निराश हो गए। अंततः विरोध बंद हो गया। किन यन ने गहरी सांस ली। तो ये तय हो गया है, चूंकि हम अभी इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, हम केवल अपने फायदे के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं। सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति बताना और इसे खेती की खबरों के माध्यम से फैलाना हमारी छवि को उलटने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा क्या आपको नहीं लगता कि मिंगियन हेवनली पैलेस का खेती मॉडल इसके साथ पूरी तरह से मेल खाता है? हर कोई हतप्रभ होकर घूर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि उनके महल के भगवान का क्या मतलब है। ठंडी खूबसूरत युवा महिला के मुंह के कोने आखिरकार मुस्कुराहट में बदल गए। हमारे शिष्यों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए व्यापक लोकप्रियता की आवश्यकता है, इसलिए भ्रमण प्रदर्शन। फिर भी हम हर जगह खचाखच भरे स्थानों की गारंटी नहीं दे सकते। बहुत से लोग हमारे शिष्यों को नहीं जानते। इसके लिए बार बार दौरे और लंबे मौखिक अभियान की आवश्यकता होती है। इस समय कई तेज तर्रार श्रोताओं की आंखें चमकने लगीं। किन यन ने आत्मविश्वास से अपनी ठुड्डी उठाई। यदि हम साधना समाचार का उपयोग करें तो हम किसी भी शिष्य को कम समय में लिंगयुआन महाद्वीप में प्रसिद्ध बना सकते हैं। जैसा कि मैं समझता हूँ, ये विज्ञापन चलाने के लिए स्पिरिट स्टोन्स को स्वीकार करता है। यदि हम किसी शिष्य के प्रदर्शन की हल्की छाया रिकॉर्डिंग प्रकाशित करते हैं तो प्रचार भ्रमण से कहीं अधिक होगा और लागत बहुत कम होगी। एक बार जब शिष्य का नाम पूरे लिंगयुआन महाद्वीप में फैल जाता है, जब हम दोबारा दौरा करते हैं या यहाँ तक कि अखबार में पूर्वावलोकन भी चलाते हैं, दर्शकों की संख्या और साइट पर प्राप्त समर्थन शक्ति हमें सुखद आश्चर्यचकित करेगी। जितनी अधिक व्यापक खेती की खबरें प्रसारित होती हैं, शायद उस बिंदु तक भी जहां सामान्य खेती करने वाले इसे वहन कर सकते हैं, हमारा लाभ उतना ही अधिक होता है। मिंगियन हेवनली पैलेस के एकत्रित वरिष्ठ सदस्य अंततः ताली बजाते और जयकार करते हुए उपस्थित हुए। शानदार महल भगवान, हमने इसके बारे में कभी कैसे नहीं सोचा। हर संसाधन का भरपूर उपयोग करें, नुकसान को लाभ में बदलें। हम आपके बारे में सही थे यन। यह मिंगियन हेवनली पैलेस में हमारे युवा शिष्यों के लिए जबरदस्त खबर है। किन यन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अच्छा, तो फिर हम यू याओ से शुरुआत करेंगे। हम अपनी प्रतिष्ठा को पलट सकते हैं और साथ ही उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। कृषि समाचार पर संपर्क करें। हम दुर्भाग्य को अवसर में बदल देंगे। वास्तव में ऐसी कोई अच्छी चीज है? चांगएन ने दबे हुए हंसते हुए फैटी जिन को आश्चर्य से देखा और आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए। वास्तव में कल रात मिंगियन हेवनली पैलेस ने एक उड़न तलवार संदेश भेजा। वे अगले साधना समाचार में संप्रदाय की जांच और सजा के परिणामों को प्रकाशित करना चाहते हैं, और जब वे इस पर थे तो मिस यू याओ के लिए एकल संगीत कार्यक्रमों को बढ़ावा दें। हमसे कहा कि हम जो भी स्पिरिट स्टोन की कीमत चाहें उसका नाम रखें। चांगएन ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और मुस्कुराया। मैं खुद यू याओ को प्रमोट करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब मिंगियन हेवनली पैलेस के स्वयंसेवक स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करने जा रहे हैं। ये शानदार है। अध्याय 153। वरिष्ठ बहन एकांतवास में प्रवेश करती है। इस समय वे दोनों जिनबाओ पवेलियन के वीआईपी लाउंज में चाय की चुस्की ले रहे थे, जबकि हुआ ये ने चांगएन के लिए पानी डाला, जिससे जिन युआन ईर्ष्या से हरा हो गया। क्या ये सचमुच एक संत है? चांगएन की नज़र खिड़की पर गई। जिनबाओ पवेलियन के बाहर छोटे चौराहे पर पहले से ही एक लंबी कतार लग चुकी थी। भव्य रूप से सजे वंशजों के बड़े समूह कुछ जादुई खजाने की रोशनी भी बिखेर रहे हैं, इधर उधर एकत्रित होकर बातें कर रहे हैं। वे महान परिवारों और बाजार कस्बों के युवा मास्टर और मिसेस थे। उनके नौकर और अधीनस्थ वास्तव में उनके लिए कतार में खड़े थे। विभिन्न संप्रदायों से भी बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन जब तक वे एक परिवार से नहीं आते थे, वे आज्ञाकारी रूप से खुद को पंक्तिबद्ध करते थे। पति टिल्डर इस बार यह पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक जीवंत है। अपनी पीली उंगली को सुंदर ढंग से उठाकर हुआ ये ने चांगएन का कप उसी समय भर दिया जब उसने अपनी स्पिरिट चाय खत्म की। खेती समाचार में पूर्वावलोकन और आखिरी हिट के साथ बहुत से लोग नाइन टेल्ड डेमन सेंट श्रृंखला के गुप्त और विशेष संस्करणों पर नजर रख रहे हैं। बिल्कुल, जिन युआन ने आवाज दी। हमने घोषणा की कि फुवान मार्केट टाउन, जहां लॉन्च समारोह आयोजित किया गया है, में सबसे बड़ा स्टॉक है, इसलिए बहुत सारे खरीदार छूट जाने के डर से यहां पहुंचे। भाई चांद की पूरे महाद्वीप में लक चाइल्ड की घोषणा शानदार थी।
सबूत के तौर पर एन वुशी की बढ़ती प्रसिद्धि और उसके परिवार के अंदर उसकी उल्कापिंड वृद्धि के साथ ये वंशज गैपिंग काप की तरह फंस गए हैं। आज का दिन सभी के लिए भयंकर मुफ्त होगा और वे सभी पैसे लुटाएंगे। हुआ ये की आंखें चमक उठीं। उसने अपना गाल अपने हाथ पर रखा और चांग एन की ओर देखा। उसकी निगाहों में मौजूद आराधना किसी के भी भावनात्मक मूल्य को तोड़ सकती है। क्या पति ने यह नहीं कहा कि गुप्त और विशेष सेट होंगे? 6000 से कम निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के लिए आप एक छोटा बॉक्स खरीद सकते हैं जो एक गुप्त टुकड़े की गारंटी देता है, ताकि जो कोई भी पंक्ति में सबसे पहले हो उसे मिल जाए। चांग एन ने अपना सिर हिलाया। 144 ब्लाइंड रिंग गुप्त बक्से और 720 ब्लाइंड रिंग विशेष बक्से पहली बिक्री रिकॉर्ड में नहीं गिने जाते हैं। कर्मचारियों की देखरेख में साइट पर खोली गई केवल व्यक्तिगत खरीदारी ही योग्य होती है। चूंकि बिक्री लिंग्युआन महाद्वीप में एक साथ शुरू होती है, इसलिए पहली बिक्री रिकॉर्ड को फ्लाइंग स्वॉर्ड संदेश द्वारा रिपोर्ट और मिलान किया जाना चाहिए। परिणाम शायद आज रात आएंगे, फिर हम देर से जश्न मनाएंगे। ये सब खेती समाचार में पूर्वावलोकन किया गया था। जिन युआन ने आगे कहा, तो ये वंशज आज मुख्य ताकत हैं। परिवार के समर्थन के बिना संप्रदाय के शिष्य ज्यादातर व्यक्तिगत अंधाधुंध खरीदारी के लिए यहाँ हैं। चांग एन मुस्कुराया। अभी भी बहुत सारे लूज कल्टीवेटर हैं, शायद लक चाइल्ड शीर्षक की बदौलत नाम कमाने या किसी संप्रदाय में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रत्येक अंश मायने रखता है। हम किसी को भी दूर नहीं करते हैं। देखिए, नीचे कतार में कुछ याओ जाति के लोग मनोरंजन में शामिल हो रहे हैं, शायद यहाँ 9 टेल डेमन सेंट श्रृंखला के लिए। होली स्पिरिट किंगडम से हुआ ये मुस्कुराया। इस तरह का प्रभाव इनकिंग मंडप एक हत्या करने जा रहा है। बधाई हो पति टिल्डा। जिन युआन ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। मुझे डर है कि यह एक बार की लहर है। हम इसे इस बार एकत्र करेंगे, फिर संग्राहक ज्यादातर लूज कल्टीवेटर फिर से नहीं खरीदेंगे। नकली वस्तुएं पहले से ही बाजार में हैं। अन्य कंपनियां केवल एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए एनकिंग पवेलियन के स्पिरिट मार्क के बिना हमशक्ल बेचती हैं। 14 पत्थरों से आपको संपूर्ण अमर आदरणीय चेन जू सेट मिलता है। उनकी बिक्री ठोस है, जबकि हमारी समान ब्लाइंड अंगूठियां बिकना लगभग बंद हो गई हैं। चांग एन शांत रहा और हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, हमें यही उम्मीद थी। हर कोई वही कर रहा है जो वह कर सकता है। प्रत्येक नई श्रृंखला के लॉन्च पर धन जुटाना मेरे लिए पर्याप्त है। आखिरकार इन चीजों की कीमत लगभग कुछ भी नहीं है। हुआ ये ने उसे धक्का दिया। ऐसा लगता है कि पति को नई लाइनें जारी रखनी होंगी। अगला कौन है? उजाड़ उल्लू दानव संत, अमर आदरणीय लिंग फैंग या दानव आदरणीय वांगशेंग? चांग एन ने मुंह फेर लिया और जल्दी से अपना सिर हिलाया। किसी भी तरह से मैं वे 3 बड़े शॉट नहीं कर रहा हूँ। उनका स्वभाव खराब है। यदि वे मेरे इरादों को नापसंद करते हैं और मुझे दंडित करते हैं, तो फिर क्या होगा? मैंने सीनियर सिस्टर और 9 टेल्ड डेमन सेंट की वजह से अमर आदरणीय चेन जू की भूमिका निभाई, क्योंकि बड़ा शॉट गंभीर रूप से घायल हो गया है और सांसारिक मामलों की अनदेखी करते हुए एकांत में है। इसके अलावा 3 आदमी लोकप्रियता में सुंदरियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। वे खराब बिक्री करेंगे, विशेष रूप से डेसोलेट आउल डेमन सेंट। क्या आपको लगता है कि जी शाह डेमन डोमेन के राक्षस उसे खरीद लेंगे? हुआ ये ने अपना सिर झुकाया। ये समझ में आया। तो फिर पति किसे चुनेगा? बड़ी बहन के बारे में क्या ख्याल है? मैं याओ याओ के लिए टूर की सवारी करने और उसकी प्रसिद्धि तेजी से बढ़ाने के लिए एक सेट बना रहा हूँ। चांगेन ने लिटिल व्हाइट फ्लावर को अप्रत्याशित उत्तर दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नकली प्रवण ब्लाइंड रिंग्स दीर्घकालिक नकदी गाय बने रहेंगे। स्थिर, आशाजनक खेती समाचार ही उनका असली दांव था। फिर भी इस स्तर पर ब्लाइंड रिंग्स बहुत मायने रखती हैं। पिछली बिक्री के भारी लाभांश ने तुरंत उसके पस को मोटा कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने अनुमान लगाया कि उद्यमिता की खोज का सितारा आज के लॉन्च के बाद पूरा हो जाएगा। खट खट खट, एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। अनुमति मिलने के बाद यान यू सुंदर और लंबा अंदर आया। भाई चांग एन, बहन ये, भाई जिन, छोटे यू की ओर से बधाई। जिन युआन उठे और अपने हाथ पकड़ लिए। 7वीं मिस यहाँ हैं, आप बात करें। नीचे समारोह शुरू होने वाला है, इसलिए मैं जाकर चीजें व्यवस्थित करूंगी। इतना कहकर वह चतुराई से वहां से खिसक गया। हालांकि उन्होंने इसकी व्यवस्था नहीं की थी। चांगेन ने अनुमान लगाया था कि यह युवा महिला आएगी। उसने उसे सिर हिलाया। जियाओ यू, आप फाउंडेशन प्रतिष्ठान तक पहुंच गए हैं। बधाई हो। यान यू ने अपने होंठ दबाए और धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरी
आध्यात्मिक जड़ बहुत साधारण है। मैं बड़े भाई और बड़ी बहन की गति की बराबरी नहीं कर सकता। कोई चिंता नहीं, शायद कोई भाग्यशाली मौका इसे अपग्रेड कर देगा। उसकी अभिव्यक्ति देखकर चांगएन ने सांत्वना दी। डेंजियांग ज्ञान परिवार समृद्ध है, फिर भी आध्यात्मिक मूल मुद्दों को हल नहीं कर सकता है। फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकता, उसके पास केवल मीडियम ग्रेड जड़ है। उनकी वर्तमान प्रगति पूरी तरह से गहन कठपुतली के प्रयासों और लिटिल फॉक्स स्पिरिट के सहयोग पर निर्भर करती है। फिर भी फैट पिजन के लकी ड्रॉ ने उसे एक विचार दिया। शायद यान यू एक दिन फीनिक्स सार रक्त जैसा कुछ पैदा करेगा। यान यू ने सीधे विषय बदल दिए। भाई चांगएन, क्या सबसे बड़ी बहन ने उस दिन सिस्टर ये को देखा था? मैंने सुना है कि वह ठंड में और बुरे मूड में संप्रदाय में लौटी थी। फिर वह सीधे एकांत में चली गई। वे कहते हैं कि वह तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक कि वह आत्मा परिवर्तन चरण तक नहीं पहुंच जाती। चांगएन ने आह भरी। ठीक है, उसने हुआ को देखा था। उसे बंद होने दो, एक बार जब वह वहां से निकल जाएगी तो मैं उससे बात करूंगा। अच्छा भाई चांगएन, हार मत मानो। यान यू ने राहत की सांस ली। चांगएन ने उस पर तिरछी नजर डाली। उसे उससे ज्यादा परवाह क्यों थी? चलो चलें, समारोह शुरू हो रहा है। वह खड़ा हुआ, पर्दा किए हुए हुआ ये और यान यू को बाहर ले गया। जिनबाओ मंडप से बाहर निकलकर तीनों एक तरफ खड़े होकर गेट के सामने बने अस्थायी मंच को देख रहे थे। जिन युआन मंच पर थे। उन्होंने स्क्वायर और दूर की सड़कों पर घनी भीड़ के बीच जोर से उद्घोषणा करने के लिए ध्वनि सारणी का उपयोग किया। इसके साथ पर मिलता है। नीचे कोई व्यक्ति अधीरता से चिल्लाया और बिखरी हुई सहमति व्यक्त की। चांगएन ने उन पर अपनी नजर घुमाई। दुकान का प्रबंधक जो चुपचाप खड़ा था, बड़बड़ाया, मिस्टर चांग, वे कुछ परिचित लग रहे हैं। अन्य फर्मों के क्लर्क। यहाँ छोटे और बड़े बॉक्स सेट एक साथ खरीदने की संभावना है ताकि वे वापस आकर उनकी नकल कर सकें। चांगएन ने सिर हिलाया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कर सके। मंच पर जिन युआन ने अपना परिचय समाप्त करने से पहले केवल कुछ शब्द कहे। फिर जिनबाओ मंडप की छत से चमक फूट पड़ी, अमर संगीत बह गया, जिससे पूरे मार्केट टाउन में घोषणा हो गई कि लॉन्च आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। कतारबद्ध भीड़ अलग अलग गलियों के साथ जिनबाओ मंडप में जाने के लिए तैयार थी। सभी एक पल के लिए रुक गईं। सिर्फ वे ही नहीं, यहाँ तक कि चांगएन और हुआ ये भी जहाँ खड़े थे वहाँ अचानक अकड़ गए। उसे बर्फीली ठंड महसूस हुई और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अध्याय 154 अमर आदरणीय का आगमन। जिनबाओ मंडप के अंदर और बाहर जो कुछ क्षण पहले हलचल और शोर था, एक पल में शांत हो गया। नहीं, सिर्फ जिनबाओ मंडप नहीं, पूरा फुवान बाजार शहर शांति में डूब गया। ऊपर हवा शांत हो गई और बादल जम गए। आकाश में उड़ते हुए कई पक्षी अपने पंख फैलाए हुए जगह जगह बंद लग रहे थे। जमीन पर चाहे लोग, आत्मा, जानवर या छोटे कीड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे खेती कर रहे थे या घूम रहे थे, सभी सहज रूप से रुके हुए थे। हर दिल ठंडे भय से दौड़ रहा था, बिल्कुल चांगएन की तरह। भौतिक शरीर से लेकर दिव्य आत्मा तक सब कुछ चिल्ला रहा था कि कुछ उनके दायरे और कल्पना से बहुत परे है। उस दमघोटू दबाव के बीच एक खूबसूरत लेकिन खूबसूरत महिला नौ स्वर्ग से नीचे चली गई और अपने साथ लगातार बढ़ता हुआ वजन लेकर आए। पहाड़ों की तरह राजसी, समुद्र की तरह अथाह। कई लोगों ने मजबूरन अपनी आंखें खोलीं और आकाश की ओर देखा, फिर उस आकृति को देखा जिससे वे जीवन में कभी नहीं मिले थे, लेकिन अनगिनत चित्रों और मूर्तियों से जानते थे। डर, विस्मय और जंगली उत्साह में बदल गया। कुछ कमजोर इरादों वाले या अति उत्साहित कृषक भी धड़ाम से अपने घुटनों पर गिर पड़े। उत्साह ने दबाव पर काबू पा लिया। फुवान मार्केट टाउन में सभी ने एक स्वर में प्रणाम किया। अमर पूज्य की जय। गगनभेदी गर्जना ने बादलों को हिला दिया। समारोह की कोई जरूरत नहीं। एक आवाज खंगती बर्फ जैसी स्पष्ट थी, फिर भी उसमें भारी महिमा थी। जैसे ही वह आकृति जिनबाओ मंडप के सामने अस्थायी मंच पर उतरी, शब्द हवा की तरह नीचे की ओर बहने लगे। उसके चारों ओर का दबाव थोड़ा कम हो गया। हर दिशा से भीड़ जिनबाओ मंडप की ओर उमड़ पड़ी। कुछ ही पलों में छतें और सड़कें खचाखच भर गईं। वे सभी लिंगयुआन महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली अभिभावकों में से एक को करीब से देखना चाहते थे। अमर आदरणीय चेनजू। पास में पहले से ही कतार में खड़े लोग उत्साह से कांपते हुए पंजों के बल खड़े हो गए। वह मायावी अमर आदरणीय, जो अधिकांश उच्च स्तरीय कृषकों द्वारा भी नहीं देखा गया था, उनकी आंखों के ठीक सामने था। यह कैसा स्वर्ग प्रदत्त अवसर है, जीवन के अधिकारों की डींगें हाँकना।
युकिंग इम्मोर्टल संप्रदाय के शिष्यों ने अपनी पीठ सीधी कर ली, ठुड्डी आसमान की ऊंचाई तक उठा ली। चांग एन हुआ ये और यान यू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, सभी अमर आदरणीय चेंजू की ओर देख रहे थे। वह टाइटन जिसने लिंगयुआन महाद्वीप को 10 सहस्राब्दियों से अधिक समय तक विस्मित किया था, वह पड़ोस की 18 वर्षीय लड़की की तरह दिखती थी। एक सफेद से नीली ढाल वाली धुंधली पोशाक ने उसके खूबसूरत, बिल्कुल समानुपाती फ्रेम को गले लगा लिया। उसकी उजागर त्वचा बर्फ उज्ज्वल थी। उसके ट्रेडमार्क काले और सफेद बाल खुले हुए थे। उस प्यारे, प्रेत जैसे अमर चेहरे पर काली बर्फ जैसी ठंडी हीरे जैसी नीली आंखें आत्मा से चमक रही थीं। अमर आदरणीय चेंजू, उस हाड़ कंपा देने वाली आभा के बिना कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि यह लड़की खेती की दुनिया के 5 शक्तिशाली क्लेश विशेषज्ञों में से एक है। चांग एन जानती थी कि वह जानबूझकर दबाव कम नहीं कर रही थी। ये किसी उच्चतर कोटि के प्राणी के समक्ष एक चींटी का सहज भय मात्र था। यदि उसने सच्ची क्लेश शक्ति प्रकट की होती तो फुवान मार्केट टाउन पहले ही बेजान हो गया होता, और यह केवल एक क्लोन है। चांग एन मन ही मन बुदबुदाया। उपस्थित हर कोई यह बताने में असमर्थ हो सकता है कि यह चेंजू असली थी या नहीं, लेकिन वह जानता था। द रीजन, सिस्टम भाई ने उसे बताया था। उनसे पहले की लड़की सिस्टम के अनूठे अमर सौंदर्य के मानक पर आसानी से खरी उतरती थी, फिर भी सिस्टम भाई चुप रहा। न तो टीममेट बाइंडिंग और न ही नेटवर्क एक्सपेंशन ने उम्मीदवार के संकेत दिए। विस्तृत नियमों के अनुसार इसका मतलब ये था कि यह केवल एक क्लोन या भ्रम था। सिस्टम संकेत केवल वास्तविक निकाय के लिए ट्रिगर होते हैं। जब उसके विचार दौड़ रहे थे, आदरणीय की नज़र सीधे उस पर पड़ी और उसका दिल धड़क गया। वह सचमुच मेरे लिए यहाँ है। क्या वह सीनियर सिस्टर के ऊपर लॉन्च को क्रैश करने के लिए आ सकती थी? उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की उपहार भेजने के बाद अमर आदरणीय चेंजू उदार होंगे और उन्हें दोष नहीं देंगे। भले ही वह हंगामा खड़ा करना चाहती हो, ठीक है, लेकिन कृपया मेरी जान मत लीजिए। इस तरह के प्राणी से पहले उसके पास गुप्त दायरे ग्रोटो स्वर्ग के अंदर छिपने का समय भी नहीं होगा। मंच पर आदरणीय की नज़र चांग एन और उसके बगल के 2 लोगों हुआ ये और यान यू पर पड़ी। तीनों को ऐसा लगा मानो हर रहस्य खुल गया हो। उनके दिलों में एक ठंडक सी उठ रही थी। यहाँ तक कि आमतौर पर उछल कूद करने वाला हुआ ये भी चूहे की तरह नम्र रहा। यान यू और भी शांत था। हेहुआन संप्रदाय का वह छोटा सा फूल, किसने सोचा होगा कि तुम्हें पीच ब्लॉसम का ऐसा सौभाग्य मिलेगा, बच्चे। आलसी, क्रिस्टलीय आवाज उनकी दिव्य आत्माओं में एक साथ गूंज उठी। हल्का स्वर उन पर गड़गड़ाहट की तरह गिरा, जिससे वे तीनों कांप उठे। आपके उपहार पर विचार करते हुए इस बार मैं इसे नज़रअंदाज कर दूंगा। छोटी किंगहुई को खुद को एकांत में रहने दें। वह इस गति को सीधे आत्मा परिवर्तन में ले जा सकती है, लेकिन जब वह उभरती है तो बेहतर होगा कि आप छोटी किंगहुई को पूर्ण खुशी और स्पष्ट दाव दिल में शामिल कर लें। यदि यह उसकी बाद की खेती और मेरे संप्रदाय की क्लेश विरासत को प्रभावित करता है। हम्फ। उन 2 धमकी भरे हम्फों ने चांग एन को अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और अपनी दिव्य आत्मा के भीतर आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया। मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। उसके अलावा हुआ ये और यान यू ने भी एक विचार बनाने की हिम्मत नहीं की, कहीं शक्तिशाली व्यक्ति को इसका एहसास न हो जाए। विशेष रूप से यान जियाओ की इस डर से सभी प्रकार की अवर्णनीय धारणाओं को दबा रही थी कि अमर आदरणीय उसे बर्फ की मूर्ति में बदल देगा। अब तक स्क्वायर में अधिकांश लोगों ने देखा था कि आदरणीय की निगाहें कहाँ टिकी थीं। सभी उस आकर्षक, मर्दाना युवा को आकार देने के लिए घूम रहे थे। अधिकांश आगंतुक थे और अंदर ही अंदर अटकलें लगाते हुए चांग एन को नहीं पहचानते थे। चेंजू ने अपनी नज़रें नहीं हटाईं बल्कि टेलीपैथी बंद कर दी और जोर से बोलीं, छोटे साथी, ये सीट ब्लाइंड रिंग खरीदने के लिए यहाँ है। पूरा सेट ले आओ। एक आकस्मिक लहर के साथ उसने चांग एन की ओर तैरते हुए 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भेजे। चांग आन का दिल दहल गया। क्या आदरणीय उसे कोड़े मार रहे थे और फिर एक मीठी तारीख दे रहे थे, सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन कर रहे थे? ये सब सिर्फ उनके चुने हुए उत्तराधिकारी बेली क्विंगहुई के लिए है। विचार करने का समय नहीं। उसने स्पिरिट स्टोन्स को पकड़ा और जिन युआन पर नजर डाली, तभी उसने चालाक फैटी को पहले से ही दुकान में दौड़ते हुए देखा। भीड़ में हड़कंप मच गया। ईर्ष्या और जलन से भरी निगाहें चांग एन पर टिक गईं। क्या ये युवक एनकिंग पवेलियन का मास्टरमाइंड और उन इंजीरों का निर्माता हो सकता है? अमर आदरणीय चेंजू से ऐसा अनुग्रह अर्जित करने के लिए
जैसे ही हंगामा फैला, जिन युआन 2 बड़े टोकरे और 2 छोटे टोकरे लेकर वापस मंच पर आ गए। यह नहीं पता था कि आदरणीय को कौन सी श्रृंखला चाहिए, वह बस उन सभी को ले आए थे। चेन जू ने इशारा किया, 4 टोकरे ऊपर तैरने लगे और अपने आप खुल गए। ब्रोकेड बक्सों से लेकर भंडारण छल्लों तक अनगिनत कार्टून अंजीर हवा में पंक्तिबद्ध होकर उड़ गए। पलक झपकते ही लगभग 2000 कार्टून अंजीर एकदम सही आकार में सजा दिए गए। अंत में 28 अंजीरों की 2 पूरी श्रृंखलाएं अलग अलग निकल गईं। एक और लहर के साथ आदरणीय ने बाकी को वापस कर दिया, जिन टोकरे को सुधार दिया जो जिन युआन से पहले गिर गए थे, स्पष्ट रूप से अवांछित। उसने अंजीर का अध्ययन किया, विशेष रूप से अपरिचित 9 टेल्ड डेमन सेंट श्रृंखला का, और थोड़ा सिर हिलाया। बुरा नहीं। अध्याय 155। यह महज एक दस्तक है। क्या आपको वास्तव में एक महान क्लेश विशेषज्ञ को बुलाना पड़ा? उसमें उस छोटी लोमड़ी 9 टेल्स का सारा आकर्षण है। ये सीट इस छवि से काफी संतुष्ट है। शाबाश, छोटी बच्ची। उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी ये फुवान मार्केट टाउन के हर कोने में गूंजती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितना सदमा या ईर्ष्या महसूस हुई, हर कोई चुपचाप खड़ा रहा और चुपचाप सुनता रहा। अमर आदरणीय चेन जू ने 28 मूर्तियां हटा दी। उनकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई, उनकी आवाज ठंडी और अलौकिक हो गई, जिसमें बेजोड़ महिमा और दबाव था। लिंग्युआन महाद्वीप में कोई भी इस सीट के लिए एनकिंग पवेलियन द्वारा डिजाइन की गई छवि को चुरा नहीं सकता है। वह भव्य, गूंजती आवाज आकाशीय गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी, जिससे चारों दिशाएं हिल गईं। चेन जू अब और नहीं रुका, वह एक झिलमिलाहट के साथ बादलों के पार गायब हो गई। चांगएन की दिव्य आत्मा में केवल एक हल्की टिप्पणी गूंजती है, मुनाफे में लिटिल किंगहुई के हिस्से को पकड़ो। फुवान मार्केट टाउन के अंदर और बाहर सभी ने एक स्वर में प्रणाम किया। हम सम्मानपूर्वक अमर आदरणीय के आदेश का पालन करते हैं। जिन युआन सीधे हुए, अन्य फर्मों के क्लर्कों पर नजर डाली, उनके राख भरे चेहरे देखे और मुस्कुराए। महामहिम ने केवल पायरसी को प्रतिबंधित किया था और कुछ नहीं। लेकिन हर कोई जानता था कि अगर एनकिंग पवेलियन की स्पिरिट सील से रहित एक मूर्ति की खोज की गई तो क्या होगा। एनकिंग पवेलियन, युकिंग इमोर्टल संप्रदाय, या यूं कहें कि स्वयं अमर आदरणीय का पक्ष लेने का मौका कौन छोड़ेगा। एक समय हलचल भरा रहने वाला फुवान मार्केट टाउन अब कड़ाही की तरह उबल रहा है। लोगों ने सभी दिशाओं में संदेश प्रसारित करने वाली उल्टी तलवारें भेजते हुए इस मामले पर उत्साहपूर्वक चर्चा की। फिर भी उन्हें यह नहीं पता था कि लगभग एक साथ लिंग्युआन महाद्वीप का हर बाजार चेन जू के शब्दों का प्रसारण करता है। राजसी आवाज ने क्लेश पारगमन चरण में अद्वितीय दबाव डाला, जिससे हर किसी को तुरंत बड़े शॉट बोलने वाले की पहचान करने में मदद मिली। 5 क्लेश महान विशेषज्ञों में से केवल अमर आदरणीय चेन जू और 9 पूंछ वाले दानव संत महिलाएं थीं। गंभीर रूप से घायल होने और एकांत में रहने के कारण वक्ता केवल चेन जू ही हो सकता था। इतना चौंक कर कि लोग ऊपर भी नहीं देख पा रहे थे। लोग एक ही पंक्ति में संवेद स्वर में झुक गए। एक पल के लिए, हम सम्मानपूर्वक अमर आदरणीय के आदेश का पालन करते हैं का रोना लिंग्युआन महाद्वीप में गूंज उठा। जिनबाओ मंडप के सामने चीजें शांत थीं, केवल चांगएन सभी की अजीब निगाहों के नीचे असहज महसूस कर रहा था। उसने महामहिम के इतने मनमौजी होने की उम्मीद नहीं की थी, फिर भी वह बहुत आभारी था। उसका एक वाक्य एनकिंग पवेलियन की कमाई को कई गुना बढ़ा देगा। इस बात पर विचार करते हुए कि इस घटना को खेती समाचारों में कैसे प्रचारित किया जाए, उन्होंने ऊंचे मंच पर एक आकृति को चमकते देखा। हरे लिबास में एक दुबला पतला, सुस्त चेहरे वाला आदमी अपने शरीर के हल्के से झटके से एक विशाल राक्षसी आभा छोड़ रहा था। चौक फिर खामोश हो गया, कई तो कांप भी गए। एक याओक्सियू 5वां लोक रूप परिवर्तन महान दानव आज फुवान मार्केट टाउन में कतार में लगे कबीले और संप्रदाय के शिष्यों में सबसे ऊंचा स्थान केवल नेसेंट सोल स्टेज था। सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के समकक्ष एक राक्षस का सामना करते हुए वे कैसे नहीं घबरा सकते थे। जल्द ही वे शांत हो गए, चूंकि उसे शहर में प्रवेश किए बहुत समय हो गया था। वह उचित माध्यम से आया होगा। इसके अलावा अमर आदरणीय चेन जू ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा था। उनकी पहचान स्पष्ट थी। मैं विंड लिसनिंग हॉल का वाइस हॉल मास्टर हूँ, जो पवित्र आत्मा साम्राज्य के स्वर्गीय रहस्य मंडप का अधीनस्थ है। हरा वस्त्र पहने व्यक्ति ने ड्रोन उड़ाया। मैं यहाँ न केवल होली स्पिरिट किंगडम की ओर से ब्लाइंड रिंग्स खरीदने के लिए आया हूँ, बल्कि कुछ घोषणा करने के लिए भी आया हूँ। महामहिम हुआन यंग, पवित्र आत्मा साम्राज्य के क्राउन प्रिंस, 9 पूंछ वाले दानव संत के आदेश को बताते हैं।
कोई भी अंधी छल्लों के अंदर 9 पूंछ वाले दानव संत की छवि को चुरा नहीं सकता है। ये डिजाइन केवल एनकिंग मंडप के लिए है। महान संप्रदायों और कुलों के उत्तराधिकारियों में अविश्वास पैदा हो गया। सभी शांत दिखने वाले चांगएन की ओर मुड़ गए। अमर आदरणीय चेंजू प्रकट हुए थे और आदेश दिया था। आश्चर्य की बात है, फिर भी विचार करने पर स्वीकार्य है। हो सकता है कि एनकिंग पवेलियन का यूकिंग इमोर्टल संप्रदाय के साथ कुछ संदिग्ध संबंध हो। आखिरकार उन दोनों के पास किंग शब्द था, लेकिन पवित्र आत्मा राज्य क्यों आ रहा था? गंभीर रूप से घायल होने पर उनके क्राउन प्रिंस या यहाँ तक कि 9 पूंछ वाले दानव संत इतनी मामूली बात की परवाह क्यों करेंगे? 2 क्लेश महान विशेषज्ञ एक पंक्ति में एनकिंग पवेलियन का समर्थन कर रहे हैं। क्या उस बच्चे के पास कोई विशेष क्लेश का मित्र शरीर था? ईर्ष्यालु लेकिन भयभीत, उन्होंने मानसिक रूप से एनकिंग पवेलियन पर पूरी तरह से किसी को अपमानित न करने वाली शक्ति के रूप में मुहर लगा दी। जहां तक फर्मों द्वारा भेजे गए क्लर्कों की बात है, वे लगभग अनिश्चय में थे। ऐसा लगा जैसे किसी आकर्षक नाम के साथ किसी सस्ते मैनुअल को आसानी से चुरा लिया गया हो, लेकिन बाद में पता चला कि यह प्रथम संप्रदाय की निषिद्ध विरासत थी। खोज का मतलब धूल में मिल जाना था। हमने केवल कुछ कच्चे मिट्टी के आभूषणों को नष्ट किया है। एक लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन के लिए इसे बेचना शुद्ध लाभ था। क्या आपको वास्तव में ये घोषणा करने के लिए 2 क्लेश मालिकों की आवश्यकता है कि वे हमें खत्म कर देंगे? 1 दर्जन लोग दबे पांव खिसक गए। जो कोई भी यह घटिया नौकरी चाहता था, उसे यह मिल सकती थी। वे इसके लिए नहीं मर रहे थे। ये देखकर एनकिंग पवेलियन का समर्थन भयावह था। भले ही उन्होंने अधिक मूर्तियां जारी की, कोई भी कंपनी उनकी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगी। जिन युआन ने शांत चांगएन की ओर देखा, वह पहले से भी अधिक चकित था। बच्चे ने मुस्कुराते हुए और बातचीत करते हुए गुप्त रूप से 2 क्लेश बड़े शॉट्स में शामिल कर लिया था, जैसा कि मेरे स्वर्गीय मानव प्रेरण द्वारा दिए गए मार्गदर्शन की अपेक्षा थी। जिन युआन की मित्रता 80-100। चांगएन ने संकेत को पकड़ लिया। बाहर से शांत रहा, लेकिन अंदर से वह खो गया था। पवित्र आत्मा साम्राज्य, क्या 9 पूंछ वाले दानव संत के पास वास्तव में गंभीर रूप से घायल होने पर ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान होने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा है? या क्या महामहिम क्राउन प्रिंस ने राज्य की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किसी को भेजा था, लेकिन उसे 9 टेल्स दानव संत की छवि का उपयोग करने से मना करना चाहिए? हालांकि अनजान चांगएन ने ठोस लाभ उठाया। 2 क्लेश समर्थन के बाद लगभग किसी ने भी किसी भी एनकिंग मंडप डिजाइन को चुराने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा ब्लाइंड रिंग नाम दूर दूर तक फैल जाएगा और अनगिनत किसानों को इसके आकर्षण का अनुभव करने के लिए आकर्षित करेगा। उसने इसे अमीर बना दिया था। उसने जिन युआन और उसके पैरों के पास मौजूद 4 बक्सों पर नजर डाली, फिर एक मानसिक संदेश भेजा। भाई जिन, खुले बक्सों को मंच पर ले जाएं और उन्हें अलग से नीलाम करें। दावा करें कि वे अमर क्यूई से युक्त विशेष अंधी अंगूठियां हैं, जो स्वयं अमर आदरणीय द्वारा छोड़ी गई बहुमूल्य संपत्ति है। जिन युआन का मोटा चेहरा हिल गया। उसने बेशर्म बच्चे पर प्रशंसात्मक दृष्टि डाली और खुशी खुशी मंच पर चढ़कर उन्हें घूरने लगा। कुछ सरल पंक्तियों ने भीड़ की दिलचस्पी बढ़ा दी। बोलियां तेजी से उड़ने लगीं। चांगएन चकित नहीं होना चाहता था और हुआ ये और यान यू को वापस वीआईपी कमरे में ले गया। एक शांत क्षण के बाद यान जियाओकी ने अंततः सांस छोड़ी और मिश्रित भावनाओं के साथ हुआ ये को देखा। बहन, हाँ, आप बाल वधू नहीं बल्कि हिहुआन संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय की शिष्या हैं, है ना? छोटा सफेद फूल मंत्रमुग्ध होकर मुस्कुराया। अपना संप्रदाय छिपाने के लिए क्षमा करें, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला। मैं वास्तव में एक बाल वधू हूँ। भाई चांद को पुष्टि में सिर हिलाते देख यान यू की गपशप भड़क उठी। क्या आप जियो यू को बता सकते हैं? और आप वास्तव में कौन हैं? हुआ ये के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसने अपने आपस में जुड़े अतीत और अपनी पहचान को खुलकर बताया, जिससे यान यू की आंखें नम हो गईं। तो इतना जटिल और मर्मस्पर्शी। वाह, मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। तो बड़ी बहन वास्तव में हिहुआन संप्रदाय की संतेस। हुआ ये हंसते और रोते हुए यान जियाओकी ने सहानुभूति जताई और अपनी पुरानी आदत में शामिल हो गई। सिस्टर, हुआ एक संत भी हैं और एक वास्तविक बाल वधू भी हैं। अगर मैं देख पाता एसएसएस सीनियर सिस्टर के सामने ऐसा करने से बिल्कुल अलग लगेगा, लेकिन उतना ही रोमांचकारी भी। दाव साथियों के रूप में 2 संतों को शामिल करना भाई चांगएन की गंध नहीं, शानदार लगता है। यान यू की मित्रता 90-95। हुआ ये ने अपना सिर झुकाया, एक शब्दहीन हंसी भरी
चांग एन चाय पीते हुए चुप रही। बढ़ती मित्रता से हैरान होकर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यान यू अब हुआ ये को भी चाहने लगा है। वह पहले ही अपना दिमाग सिस्टम इंटरफेस में डुबा चुका था। अभी अभी उद्यमिता के सितारे की खोज पूरी हो गई थी। अध्याय 156 शरीर में रहने वाली गहन कठपुतली। जैसे ही इंटरफेस लोड हुआ, चांगेन ने सीधे जिन युआन की जानकारी पर नजर डाली। उसकी मित्रता अधिकतम थी, इसलिए स्वर्ण ड्रॉ की गारंटी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लगातार 10 को खींच लिया। प्रकाश की 10 किरणों के बीच सोने की किरण सबसे अधिक चमक रही थी। चांगेन ने अपनी नज़र बाकी हिस्सों पर घुमाई। वे काफी हद तक मोटे कबूतर की तरह छोटे मोटे खेती के उपकरण थे, कुछ खास नहीं। सुनहरी चमक एक मनके में विलीन हो गई जो अपने भीतर एक आकाशगंगा को समेटे हुए प्रतीत होती थी। यह असाधारण लग रहा था। ज्ञान हुआनपाल, थोड़े समय के लिए दैवीय क्षमता, स्वर्गीय मानव प्रेरण को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट क्षण में सक्रिय करें। भोज की सामग्री यादृच्छिक है। अपेक्षा के अनुरूप चांगेन ने आह भरी, इसे अभी के लिए एक तरफ छोड़ दिया और खोज टैब की ओर मुड़ गया। अमर आदरणीय चेन जू ने 4 खुले बक्सों को स्पिरिट स्टोन्स में अत्यधिक कीमतों पर बेच दिया था। कुछ देर पहले के 10 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स पिछले महीने की बिक्री और कल्टीवेशन न्यूज सब्सक्रिप्शन को जोड़ें। इस ब्लाइंड रिंग की बिक्री शुरू होने से पहले ही उद्यमिता की खोज का सितारा पूरा हो चुका था। उद्यमिता के सितारे की खोज पूरी हुई। बधाई हो मेजबान पर्सनल बॉडीगार्ड रिक्रूटमेंट कार्ड गुना 1, नकद 100 मिलियन युआन। चांगेन का मुंह घूम गया। बॉस बन जाओ और बॉडीगार्ड लगवा दो। इनाम बांटना, डेटा मरम्मत पूर्ण। बधाई हो मेजबान, शरीर में रहने वाली गहन कठपुतली गुना 1, टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन गुना 1। यह क्या है? स्क्रीन पर एक छोटी कपड़े गुड़िया की रिंग जैसी कोई चीज बैठी थी। निश्चित रूप से गहन कठपुतलियों की तरह लड़ाकू कठपुतली नहीं है। उन्होंने विवरण के लिए टैप किया। शरीर में रहने वाली गहन कठपुतली दूरस्थ कब्जे के लिए स्वचालित रूप से एक उपयुक्त कल्टीवेटर की भर्ती करता है। मेजबान के साथ रोजगार आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ये युद्ध में सहायता कर सकता है। अनुबंध दीर्घकालिक या अस्थायी हो सकते हैं। कठपुतली अपग्रेड करने योग्य है। ऐसा लग रहा है जैसे ये वाकई कोई बॉडीगार्ड है। चांगेन ने खंडों को स्क्रॉल किया और इसका सार प्राप्त किया कि यह कैसे काम करता है। एक बार सक्रिय होने के बाद पपेट स्वचालित रूप से उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज करता है, मुख्य रूप से लंबे समय तक एकांत में रहने वाले, शारीरिक रूप से फंसे हुए या यहाँ तक कि केवल एक दिव्य आत्मा के रूप में विद्यमान उच्च श्रेणी के कृषक। संक्षेप में, यह इन ऊबे हुए या निराश शक्तिशाली लोगों को खुद को मुक्त करने के लिए एक अल्पकालिक कार्यक्रम प्रदान करता है। कार्य अंगरक्षक और मांसपेशी। जब चांगेन को उग्रता की आवश्यकता थी, तब बुलाया गया, फिर टाइमर समाप्त होने पर वापस भेज दिया गया। आमतौर पर एक दीर्घकालिक अनुबंध पर ऑन कॉल हस्ताक्षर किए जाते हैं। यदि दूसरा पक्ष व्यस्त है, तो कठपुतली एक बार के आपातकालीन अनुबंध के लिए अस्थायी रूप से अदला बदली करती है। दीर्घकालिक अनुबंधों में भारी स्वर्गीय दाव प्रतिबंध होते हैं। दूसरा पक्ष चांगेन के बारे में कुछ भी प्रकट नहीं कर सकता है, न ही उसे नुकसान पहुंचा सकता है। अनुबंध समाप्त होने के बाद भी प्रतिबंध बरकरार रहेगा। अस्थायी अनुबंध अधिक सख्त होते हैं। एक बार समाप्त होने पर सम्मान की प्रत्येक स्मृति मिटा दी जाती है। दोनों पक्ष समय बचाने के लिए दिव्य आत्मा के माध्यम से संवाद करते हैं। अच्छा, चांगेन की आंखें चमक उठीं। एक और जीवन रक्षक। बाजार सड़क की लड़ाई में इसके साथ वे 2 निसिंट सोल स्टेज कल्टीवेटर बच नहीं पाते। एक पल सोचने के बाद हंगामा होने के डर से उसने इसे यहाँ चालू नहीं किया। चांगेन खड़ा हुआ, दोनों लड़कियों को पीछे हटने के लिए बुलाया और यान यू से कहा, जब बड़ी बहन एकांतवास छोड़ेगी तो मुझे बताना। अमर आदरणीय चेन जू की चेतावनी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। चांगेन वास्तव में इस क्लेश पार करने वाले महान विशेषज्ञ के प्रति आभारी था और उसकी बातों को नजरअंदाज करने का उसका कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा उसने कभी भी सीनियर सिस्टर को बंधन से मुक्त करने की योजना नहीं बनाई। जिनबाओ मंडप के भूतल से गुजरते हुए चांगेन ने चुपचाप गण हुआनपाल को जिन युआन को सौंप दिया और ध्वनि प्रसारण के माध्यम से इसके उपयोग के बारे में बताया। उन्होंने फैटी से कहा कि यह उनकी कड़ी मेहनत और बिना किसी शिकायत के काम का इनाम है। अब से वे मजबूत होने और नई राहें खोलने के लिए एकजुट होंगे। अनकिंग पवेलियन का प्रबंधन जिन युआन की जिम्मेदारी थी, इत्यादि। जिन युआन चकाचौंध था। उसने जल्दी से खजाना अपनी भंडारण अंगूठी में भर लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता चमक
उठी, उसकी लड़ने की भावना आसमान छूने लगी। यह आदमी सचमुच मेरा भाग्यशाली सितारा है, जिन युआन अंदर से प्रसन्न हुआ। पूंजीवादी चांगएन ने संतुष्टि के साथ अपना कंधा थपथपाया और दोनों सुंदरियों के बगल से चला गया। उद्यमिता के सितारे की खोज पूरी होने के बाद वह अब सूक्ष्म प्रबंधन नहीं करना चाहता था। बस समय समय पर कुछ मूर्तियां बनाना और महीने में एक बार खेती समाचार की समीक्षा करना। एक बार जब सब कुछ पटरी पर आ गया तो समीक्षाएं भी सौंपी जा सकती थीं। स्पिरिट स्टोन्स में मासिक लाभांश एकत्र करने के मुफ्त और आसान दिन बस आने ही वाले थे। उच्च उत्साह में चांगएन छोटे सफेद फूल को हवेली में वापस लाया। सुंदर नौकरानियों के अभिवादन और उनकी ईर्ष्यालु निगाहों के बीच वह सीधे शयन कक्ष की ओर चला गया। हुआ ये ने अपनी आड़ू फूली आंखों पर हाथ फेरा और खुद के कपड़े उतारने शुरू कर दिए, लेकिन उसने उसे सीधे गुप्त दायरे में खींच लिया। जैसे ही उन्होंने ग्रोटो स्वर्ग में कदम रखा, दोनों ठिठक गए। उस शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए उन्होंने एक दूसरे पर नजर डाली और साथ साथ एक आंगन की ओर चल पड़े। छोटे से आंगन को पार करके और कमरे में प्रवेश करते हुए उन्होंने देखा कि मोटा कबूतर खेती कक्ष में अपनी आंखें खोल रहा है और उत्साह से गुर्रा रहा है। बड़े भाई, मैंने सारा फीनिक्स सार रक्त अवशोषित कर लिया है और रक्त समलन क्षेत्र में आगे बढ़ गया हूँ। अच्छा, चांगएन ने पहले प्रशंसा की, फिर पूछा, ये सब आत्मसात करने से आप केवल चौथे दायरे में पहुँचे? ये बात नहीं है। फीनिक्स रक्त का मुख्य उपयोग मेरी रक्तरेखा को शुद्ध करना और भविष्य में पैतृक वापसी की नींव रखना था। मोटे कबूतर ने जल्दी से समझाया, अब से गेगे की खेती सुचारू रूप से चलेगी, गति आसमान छूती रहेगी, 8वें दायरे से पहले कोई रुकावट या बाधा नहीं होगी। इसके अलावा जी ने एक शीर्ष स्तरीय फीनिक्स कबीले की दिव्य क्षमता भी प्राप्त की। हुआ ये ने उत्सुक होकर पूछा, ओह, कैसी क्षमता? फायर फीनिक्स का हस्ताक्षरित जीवन रक्षक परम आग की लपटों के माध्यम से पुनर्जन्म। मोटे कबूतर ने गर्व से कहा, गर्दन खुशी से झुक गई। यह अधिक वैसा ही है। चांगएन ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ये वास्तव में सार्वभौमिक रूप से ज्ञात जीवन बचाने वाला इक्का था। निर्णय लिया गया, अब से यह मांस ढाल है। उसने अभी भी मोटे कबूतर के आकार के मोटे कबूतर को आकार दिया, जो अब एक चक्र से भी मोटा हो गया है। रक्त समलन क्षेत्र में आप अभी भी मानव रूप नहीं ले सकते। मोटे कबूतर ने अपना सिर हिलाया। हमारे जैसे रक्तवंशियों के लिए हमें ऐसा करने के लिए 5वें दायरे रूप परिवर्तन की आवश्यकता है। चांगएन ने बिना किसी परवाह के ओह कहा, ये रूपांतरित हुआ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आदमी अभी भी एक इंसान के रूप में योग्य दिखेगा। जब तक ये लड़ सकता था और टैंक बना सकता था। चौथा क्षेत्र काफी अच्छा था। बातचीत पूरी हो गई। चांगएन ने छोटी कपड़ा गुड़िया चीज तैयार की, जो उसके चेहरे पर एक अभिव्यक्ति के साथ पूरी हुई। हुआ ये उत्सुकता से झुक गया। असामान्य दिखता है, फिर भी यह घने जटिल सरनी पैटर्न से उकेरा गया है। पति को एक और खजाना मिल गया है। चांगएन ने इसके उपयोग को समझाया, फिर छोटे सफेद फूल और मोटे कबूतर की नज़र में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया और शरीर में रहने वाले गहन कठपुतली को सक्रिय किया। साधना कक्ष के अंदर एक सूरज उगता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसके बाद कठपुतली की चमक मंद हो गई, सांस लेने की तरह लयबद्ध रूप से धड़कने लगी। दिमाग से जुड़ा हुआ चांगएन जानता था कि यह पहली बार उपयोग की घटना थी। कठपुतली सबसे उपयुक्त दीर्घकालिक मालिक की तलाश कर रही थी। मुख्य शब्द दीर्घकालिक था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कुछ महीनों के बाद नौकरी छोड़ दे। एक बार दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद में सम्मान या अस्थायी प्रतिस्थापन बहुत तेज होंगे। हर किसी की नज़र में लगभग 10 सांसों के बाद कपड़े की गुड़िया चांगएन के हाथ से तैरने लगी और बिजली की गति से विस्तारित और परिवर्तित हो गई। विशाल आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और कक्ष के अंदर गूंज उठी। एक पल में खेती कक्ष के भीतर हवा से एक आकृति प्रकट हुई। अध्याय 157 वांगशु। चांगएन ने आश्चर्य से भूरे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी को देखा, जो किसी जीवित व्यक्ति से अलग नहीं लग रहा था। उन्होंने मान लिया था कि यह एक गहन कठपुतली की रोबोटिक उपस्थिति होगी या एक आत्मा पैटर्न कठपुतली जैसा कुछ होगा। संक्षेप में, एक नज़र में कुछ स्पष्ट रूप से नकली है। कौन अनुमान लगा सकता था कि शरीर में रहने वाली गहन कठपुतली इतना जीवंत मानव रूप बना सकती है? बूढ़े व्यक्ति ने अपना चेहरा छिपाते हुए एक मुखौटा पहना था, लेकिन पतले बाल और ढीली त्वचा ने संकेत दिया कि उसका जीवनकाल समाप्त होने वाला था। बुलाए जाने पर स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई। उसने बस अपने नए
शरीर को देखा, फिर चांगएन की ओर देखा। वरिष्ठ, मैं चांगएन हूँ। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? प्रारंभिक नवजात आत्मा चरण की आभा को महसूस करते हुए चांगएन को निराशा की लहर महसूस हुई। मैनुअल के अनुसार शरीर में रहने वाली गहन कठपुतली अभी तक अपने मेजबान की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती है, लेकिन सही सिंक्रोनाइजेशन तक पहुंचने तक अपग्रेड के साथ इसमें सुधार होगा। तो यह आदमी संभवतः मध्य नवजात आत्मा या उच्चतर था, अधिकतम पूर्णता स्तर पर। हालांकि चांगएन शायद ही संतुष्ट था, फिर भी उसने अनिच्छा से उसे सीनियर कहकर संबोधित किया। जहां तक अब उसके असली नाम का खुलासा करने की बात है, तो चांगएन को जरा भी चिंता नहीं थी। आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था। यदि वार्ता विफल रही तो दूसरे पक्ष की बैठक की सारी यादें मिटा दी जाएंगी और दूसरे उम्मीदवार को बुलाया जाएगा। हा, एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान के आदमी को इस बूढ़े व्यक्ति का नाम जानने की जरूरत नहीं है। अहंकारपूर्ण हंसी का एक झोंका गूंजा और किसी की भौहें तन गईं। वास्तव में आपके पास एक खजाना है जो मुझे मृत्यु एकांत में रहते हुए बाहर आने और खेलने की अनुमति देता है। ये शरीर एक वास्तविक शरीर से अप्रभेद्य लगता है। शानदार। बच्चे, मेरे जैसे एक नवजात आत्मा को अपने अभिभावक के रूप में रखने का मतलब है कि आपने सोना हासिल किया है। तुम्हें बताओ, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। हर बार जब मैं तुम्हें बचाता हूँ तो बस मेरे लिए एक महिला कल्टीवेटर ढूंढो। सौदा, आनंद मनाओ। एक नवजात आत्मा को काम पर रखने में केवल एक महिला की लागत आती है। इसके साथ ही भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने हुआ ये की ओर रुख किया। स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं हुआ। अब तक चांगएन का चेहरा ठंडा हो गया था। उसने अपने मुंह का एक कोना मोड़ लिया। मर जाओ, बूढ़े कमीने। जैसे ही उसने सीधे उस आदमी पर मुक्का मारा, उसका धधकता सूर्य पवित्र शरीर उभर आया। शक्तिशाली धधकती सूर्य शक्ति प्रस्फुटित हो गई। पहाड़ को चकनाचूर कर देने वाले उस मुक्के को देखकर भूरे रंग का लबादा पहने बुजुर्ग घबरा गया। उसने पीछे छलांग लगाने और जादू करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका शरीर उसी जगह पर फंस गया था। एक धीमी गड़गड़ाहट और हड्डी की चरमराहट के बाद एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। 2 जैद तावीज़ों को अवशोषित करने के बाद चांगएन ने धधकते सूर्य पवित्र शरीर को मांसपेशियों को परिष्कृत करने के क्षेत्र में पूर्णता की ओर धकेल दिया था, जो शरीर शोधन के चौथे क्षेत्र में प्रवेश करने से एक कदम दूर था। हुआ ये के साथ दोहरी खेती के लिए धन्यवाद। लिटिल व्हाइट फ्लावर लेट गोल्डन कोर स्टेज पर पहुंच गया था और वह खुद फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट परफेक्शन में पहुंच गया था। उसकी ताकत फिर से बढ़ने के साथ एक प्रारंभिक नवजात आत्मा बूढ़ा व्यक्ति उसके खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है। इसके अलावा आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले चांगएन अपने मेजबान की रक्षा के लिए कठपुतली के शरीर को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। साथी के पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। एक मुक्के से बूढ़े आदमी का चेहरा लगभग टूट गया, नकाब उड़ गया, लेकिन उसकी शक्लें अब पहचान में नहीं आ रही थीं। इसके बाद चांगएन के मुक्कों की बारिश हुई, जिससे भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग को कुछ ही सेकंड में एक फटे हुए बोरे में बदल दिया गया। इस बिंदु पर बूढ़े व्यक्ति ने इस तथ्य को बुरी तरह से कोसा कि यह शरीर दर्द महसूस कर सकता है। उसे जीवित यातना दी जा रही थी। उस नारकीय पीड़ा के बीच प्रारंभिक नवजात आत्मा शरीर अंततः ढह गया। एक अंतिम कृतज्ञ चीख के साथ भूरे वस्त्र वाला बुजुर्ग गायब हो गया। चांगएन रुक गया, संतुष्टि से सांस छोड़ी और मध्य हवा में मडराती रहस्यवादी कठपुतली को देखा, जो अब अपने मूल आकार में वापस आ गई है। अगले ही पल गुड़िया जैसी शरीर में रहने वाली गहन कठपुतली अचानक प्रकाश के कणों से भरे आकाश में बिखर गई। इस दृश्य ने उसे चौंका दिया। क्या यह एकल उपयोग था या उसने इसे बहुत जोर से तोड़ दिया था? अफसोस तब सामने आया जब एक नई गुड़िया अस्तित्व में आए। यह एक अलग अभिव्यक्ति पहने हुए थी। था। ओह अच्छा, चांगएन ने राहत की सांस ली। उसके बगल में हुआ यह नजारा देखकर हंस रही थी, जबकि मोटा कबूतर राख में डूबा हुआ दिख रहा था। पक्षी ने सोचा था कि चौथे दायरे में घुसने के बाद उसकी मोटी त्वचा के साथ वह अब इतना कमजोर नहीं रह गया था कि उसका मालिक उसे मिट्टी में रगड़ सके। लेकिन बड़े भाई को अर्ली नेसेंट सोल कल्टीवेटर को लापरवाही से लुगदी करते हुए देखना प्रभुत्व के बुरे सपने वापस ले आया। अपने कंधों को झुकाते हुए वह हुआ ये के पीछे सरक गया। चांगएन ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने नई गुड़िया में आध्यात्मिक शक्ति भर दी और उसे फिर से सक्रिय कर दिया। वही प्रक्रिया चली और एक और आकृति हवा में दिखाई दी। वह काले लड़ाकू वस्त्र पहने एक महिला थी,
जिसकी लंबाई मुश्किल से 1.6 मीटर से अधिक थी। फिर भी उन स्वर्ग विरोधी पैरों ने बेली किंग हुई के प्रतिद्वंद्वी को कम से कम अनुपात में दिया। लंबे, शक्तिशाली उभार उसकी वरिष्ठ बहन की तरह ही आकर्षक थे, लेकिन उसकी छाती स्पष्ट रूप से सेंटिस की उदारता के लिए कोई मुकाबला नहीं कर रही थी। सबसे अच्छी स्थिति में दूसरा स्तर। उसके चमकदार काले बैंगनी बाल एक ऊंची पोनीटेल में बंधे थे, जो वीरतापूर्ण भावना बिखेर रहे थे। कोई मुखौटा नहीं, लेकिन एक काले चेहरे के कपड़े ने आंखों और भौहों को छोड़कर सब कुछ छिपा दिया। फिर भी पहचान असंभव हो गई। हालांकि वही पानी काटने वाली पतझड़ की पुतलियां एक तेज तिरछी धार वाली थीं। कृपाण जैसी भौहों के साथ उन्होंने भयंकर हत्या का इरादा प्रदर्शित किया। फिर भी त्वचा का जो छोटा सा हिस्सा सामने आया वह नम, नाजुक और बिल्कुल गोरा था। रहस्यवादी कठपुतली के चमत्कारों को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वांगशु चांग एन ने असामान्य काले बैंगनी बालों और उसके काले आइरिस में बैंगनी रंग का अध्ययन किया, और उसका दिल थोड़ा हिल गया। ऐसे बाल और आंखों का रंग आमतौर पर राक्षसी साधना तकनीकों के दुष्प्रभाव थे। निःसंदेह धर्मी तकनीकें भी उन्हें उत्पन्न कर सकती हैं। वह निश्चित नहीं हो सका, इसलिए वह चुप रहा। बॉडीगार्ड अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद भी दोनों पक्ष गोपनीयता के पात्र थे। यदि वह स्वयं को प्रकट करना चाहती तो वह अपने समय पर कपड़ा हटा देती। काले कपड़े पहने महिला ने सबसे पहले अपने नए शरीर को देखा, फिर उन सुंदर हाथों को उठाया, उन्हें मोड़ा और मांस को काटने के लिए नाखूनों को इतनी जोर से भींच लिया। चुभन महसूस करते हुए उसकी आंखों में खुशी की एक चिंगारी चमक उठी। संयम में आते हुए उसने अपनी नज़र मोटे कबूतर पर डाली और हुआ ये पर पर्दा डाला। चांगएन पर टिकी रही और हल्की सी सिर हिलाया। मैं चांगएन हूँ, मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? उसने मध्य नवजात आत्मा की आभा बिखेरी। स्पष्ट रूप से स्वर्गीय नवजात आत्मा की एक उच्च स्तरीय कल्टीवेटर, शायद आत्मा परिवर्तन भी। लेकिन भूरे वस्त्र वाले प्रकरण के बाद चांगएन को अत्यधिक शिष्टाचार से परेशान नहीं किया जा सका। यदि संभव हो तो वह बातचीत करेगा। महिला को उसके स्वर से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने धीरे से कहा, वांगशु। उसकी आवाज अलौकिक और ठंडी थी, जैसे रात के आकाश में चांदनी। ये संभवतः राक्षसी महिला अलग थलग थी, लेकिन स्पष्ट रूप से उचित थी, और चांगएन को बहुत बेहतर महसूस हुआ। कम से कम उसका सामना किसी दूसरे बड़बोले मूर्ख से नहीं हुआ था। उसने विनम्रतापूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। आपको सम्मान के बारे में सूचित कर दिया गया है। क्या आप दीर्घकालिक रोजगार आध्यात्मिक अनुबंध पर विचार करेंगे? अपनी शर्तें बताएं। एक पंक्ति में 2 नवजात आत्माएं। जाहिरा तौर पर कठपुतली ने अपने ही दायरे तक सीमित विकल्प दिए और उसे एक क्लेश ट्रांसेंडेंस स्टेज गार्ड सीधे नहीं सौंपा। चांगएन नखरेबाज नहीं था। जब तक कीमत सही थी, सौदा ठीक था। काले कपड़े पहने महिला ने अपनी नजरें नीची कर लीं और काफी देर तक अपने पैर की उंगलियों को देखती रही। जैसे ही चांगएन चिंतित हुई, उसने 2 शब्द कहे, आप तय करें। चांगएन सवालिया निशानों से भरा हुआ था। उसे उसका इनाम तय करना था। तो फिर हर बार एक आभारी आलिंगन कैसा रहेगा? आपकी निस्वार्थ भावना के लिए बहुत धन्यवाद। जब वह अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा था, हुआ ये, जो अपना सिर झुका रही थी, अचानक खिलखिला उठी। मैं वांगशु के लिए एक इनाम का सुझाव देता हूँ। अध्याय 158 रोजगार आध्यात्मिक अनुबंध के लिए 2 आवश्यकताएं। चांगएन ने आश्चर्य से छोटे सफेद फूल को देखा। क्या उसे फिर से कुछ महसूस हुआ था? वांगशु की ठंडी निगाहें आखिरकार उसके पैर की उंगलियों से हट गईं और हुआ ये की ओर मुड़ गईं। पहली आवश्यकता, पति। जब आप खाली हों तो बहन वांगशु को अधिक बार बुलाएं और उसे स्वतंत्र रूप से घूमने दें। ये कठिन नहीं होना चाहिए, है ना? बस हर बार बुलाने के लिए आधे घंटे का समय आरक्षित रखें और आपात स्थिति के लिए बैकअप के रूप में उसे जल्दी वापस भेज दें। चांगएन ने वांगशु की आंखों में स्पष्ट रूप से झटका देखा और तुरंत समझ गया कि यह महिला संभवतः अपनी गतिविधियों में प्रतिबंधित थी। यही कारण है कि वह आजादी की इतनी लालसा रखती थी। कोई बात नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ। उसने सहजता से सिर हिलाया। ऐसी मुक्त स्थिति उसे और कहाँ मिल सकती थी? दूसरी आवश्यकता, और आखिरी और भी सरल है। पतिदेव, आप ये काम अवश्य आसानी से कर सकते हैं, अर्थात समय समय पर उसकी मदद करना। इससे पहले कि हुआ ये अपना वाक्य पूरा कर पाती, वांगशु ने बेतहाशा हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। मत करो, मत, ऐसा मत कहो। जोर से, मैं तुमसे विनती करता हूँ। उसकी आंखों में स्पष्ट घबराहट थी और उसकी भौहों के बीच हत्या का तीव्र इरादा पूरी तरह से दूर हो गया था।
तभी चांग एन को एहसास हुआ कि वांगशु थोड़ा हकलाने वाला लगता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले अपने शब्दों में इतनी बचत कर रही थी, एक समय में केवल 2 शब्द ही कहती थी। अच्छा हुआ ये बहुत जल्दी सहमत हो गई और चांग एन की ओर मुड़कर बोली, पति, आपको बस इसके लिए सहमत होने की आवश्यकता है और रोजगार अनुबंध स्थापित किया जा सकता है। चांग एन ने भौहें चढ़ा लीं, उसे लगा कि छोटा लोमड़ी अच्छा नहीं कर रहा है और फिर से उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए आखिरकार उसने अपना मन बना लिया। वह जानता था कि हुआ ये उसके लिए अच्छा है, चाहे कुछ भी हो, और वह बाद में उसका स्पष्टीकरण सुन सकता था। ठीक है, मैं दूसरी शर्त से भी सहमत हूँ। वांगशु का छोटा सिर अचानक झुक गया, उसकी ऊंची पोनीटेल उसके चुकंदर लाल कानों के पास गिर गई, जिससे उसकी पिछली चौथी दुनिया की नवजात आत्मा आभा में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कड़ाई वाले जूतों के अंदर उसके पैर की उंगलियां शर्मिंदगी में 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट को खोद रही थीं। चांग एन को ऐसा महसूस हुआ जैसे शून्य से एक आध्यात्मिक श्रृंखला उभरी है, जो उन दोनों को एक साथ मजबूती से जोड़ रही है। वह जानता था कि दीर्घकालिक रोजगार आध्यात्मिक अनुबंध अब पूरा हो गया है। भेजो, भेजो, मुझे वापस भेजो। वांगशु को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहती थी। इस गैप मोह महिला कृषक को और अधिक चिढ़ाने की इच्छा को दबाते हुए चांग एन ने मना नहीं किया। एक विचार के साथ वांगशु कल्टीवेशन चैम्बर से गायब हो गया। ठीक है, मुझे बताओ, क्या चल रहा है? उसने हुआ ये की ओर देखा, जिसने अपना घूंघट हटा लिया था और अपनी हंसी को रोकने के लिए अपना मुंह ढक रखा था। पति टिल्डा, उसकी दूसरी आवश्यकता यह है कि वह चाहती है कि आप समय समय पर उसके पैरों की मालिश करें। टिल्डा। छोटी लोमड़ी ने आखिरकार अपना हाथ छोड़ दिया, इतनी जोर से हंसते हुए कि वह कांपने लगी। चांग एन पर मानो बिजली गिरी हो और वह वहीं खड़ा स्तब्ध रह गया। एक क्षण बाद वह गुस्से में आ गया और कांपती उंगली से उसकी ओर इशारा किया। तुमने दूसरी औरत के पैरों की मालिश करने के लिए अपने ही पति को इस तरह बेच दिया? हुआ ये उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उसने अपनी बर्फीली सफेद नुकीली ठुड्डी झुकाई। क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि आप मांस का एक टुकड़ा खो देंगे। ये किसी और को ढूंढने और फिर से बातचीत करने की परेशानी से गुजरने से बेहतर है ना? इसके अलावा क्या मैं आपके शौक नहीं जानता? भगवान पति, आपको अपनी पत्नी के छोटे छोटे पैर बहुत पसंद हैं। हर बार इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, चांग एन की आकृति चमक उठी और उसके बड़े हाथ ने उसके मुंह को मजबूती से ढक दिया। उनके अलावा मोटे कबूतर की आंखें चौड़ी और गोल थीं। वह खिसक जाना चाहता था लेकिन गपशप से चूकने को अनिच्छुक था। क्या ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे जी को सुनना चाहिए? क्या बिग ब्रदर मेरे पंख काटकर मुझे चुप करा देंगे? धीरे धीरे जाने देने से पहले चांग एन ने लिटिल व्हाइट फ्लावर को कड़ी चेतावनी दी। बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी, वह और क्या कर सकता था। हालांकि वांगशु की उत्पत्ति के बारे में अपना गला साफ करते हुए उन्होंने विषय को बदलने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि वांगशु एक राक्षसी संप्रदाय का शिष्य है और आपने कहा कि उसे पैरों की मालिश पसंद है। क्या वह मियाओक्सियन पैलेस की एक राक्षसी हो सकती है? यदि ऐसा है तो मुझे आध्यात्मिक अनुबंध रद्द करना होगा और किसी और को ढूंढना होगा। हुआ ये ने अपना सिर हिलाया और उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो पति टिल्डा, मैं मियाओक्सियन पैलेस की उन महिलाओं को एक नज़र में पहचान सकती हूँ। इसके अलावा यह निश्चित नहीं है कि वांगशु एक राक्षसी संप्रदाय से है या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, लिटिल व्हाइट फ्लावर थोड़ा रुका, उसकी नज़र चांग एन पर पड़ी। ऐसा लगता है कि वह हम दोनों को जानती है। पति, जब आप पहले फ्लर्ट कर रहे थे तो आपने उसे उकसाने का काम नहीं किया था, क्या आपने किया था? हम दोनों को जानता है। चांग एन ने भौहें चढ़ाकर पीछे मुड़कर देखने से पहले कई बार ध्यान से अपनी याददाश्त को खोजा। असंभव, मैंने निश्चित रूप से वांगशु को कभी नहीं देखा है। हुआ ये ने बेबसी से कंधे उचकाए। तो फिर आपकी पत्नी को भी नहीं पता? वैसे भी मैंने जो महसूस किया और उसकी आंखों में जो देखा वह दोनों इस बात को साबित करते हैं। और ये सिर्फ एक आकस्मिक परिचय नहीं है। वांगशु के मन में आपके बारे में एक निश्चित स्तर की अनुकूल धारणा भी है। यही वजह है कि उसने इस तरह की आवश्यकता के बारे में सोचा। चांग एन हिल गया, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। ये कैसे संभव है? मुझसे मत पूछो टिल्डा, हुआ भी नहीं जानता। मैं आपको केवल अपने अनुमान और मुझे जो महसूस हुआ वह बता रहा हूँ। लंबी चुप्पी के बाद चांग एन को अभी भी कोई सुराग नहीं मिला।
उसने अपना सिर हिलाया। बुरे इरादे रखने की तुलना में अनुकूल धारणा रखना बेहतर है। मैं इस पर धीरे धीरे गौर करूंगा क्योंकि हम बाद में एक साथ समय बिताएंगे। उसने फिर से हुआ ये की ओर देखा। हुआ यहाँ फुआन मार्केट टाउन में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं पवित्र आत्मा साम्राज्य के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? छोटे सफेद फूल ने आगे बढ़कर उसके गाल को सहलाया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। किसी प्रमुख मानव संप्रदाय की संत के लिए गुप्त रूप से याव जाति क्षेत्र में प्रकट होना उपयुक्त नहीं है। यह आसानी से अनियंत्रित घटनाओं को ट्रिगर कर सकता है। चांगएन भी आगे बढ़ी और अपना छोटा सा सिर रगड़ते हुए बोली, ठीक है, मैं यथासंभव शीघ्रता करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फीफी के मामले में समय निकालना कठिन है। बस कम प्रोफाइल रखें और सुरक्षित रहें। पति फैट पिजन और वांगशु 2 फोर्थ क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ, जब तक आप उन उच्च रैंकिंग वाले जानवर कान वाली लड़कियों को आकर्षित नहीं करते हैं, यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। चांगएन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? बिना किसी भावनात्मक आधार के मैं उन जंगली कान वाली लड़कियों से क्यों परेशान होऊंगा? हुआ ये ने 2 बार गुनगुनाया, लेकिन अंततः उसे और अपमानित नहीं किया। विषय बदल दिया। फिर मैं पहले हिहुआन संप्रदाय की ओर वापस जाऊंगा। चूंकि मेरे पास गुप्त क्षेत्र ग्रोटो स्वर्ग है, ये हर जगह समान है। मुझे मास्टर की याद आती है, इसलिए मैं वापस जाऊंगा और उन्हें गले लगाऊंगा। मुझे भी संत के रूप में कुछ कर्तव्यों को पूरा करना होगा, अन्यथा वे बूढ़े पुरुष और महिलाएं फिर से मास्टर को परेशान करना शुरू कर देंगे। मम्मा, और मैं लिंगसी पीक पर लोगों का ध्यान भी भटका सकता हूँ ताकि उन्हें पता न चले कि मैं फुआन मार्केट टाउन में था। चांगएन ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर वापस जाओ, मैं भी जल्द ही प्रस्थान करूंगा। नीला आकाश इतना साफ था मानो उसे धो दिया गया हो और सफेद बादल इकट्ठे होकर बिखर गए हों। तेज धूप के तहत शटल के आकार में एक साधारण दिखने वाली उड़ती हुई आध्यात्मिक कलाकृति प्रकाश की चमक को प्रतिबिंबित करते हुए इत्मीनान से उड़ गई। छोटे केबिन में चांगएन शटल के अंदर एक सोफे के सामने झुक गया और फॉर्मेशन पर एक किताब पलट रहा था। जहाज के धनुष पर एक मोटा कबूतर पड़ा था, जिसने अपनी छुपी हुई संरचना को दूर कर लिया था और धूप में सो रहा था। चांगएन को फुआन मार्केट टाउन छोड़े हुए 10 दिन से अधिक हो गए थे। अपने आंगन में उसने गुप्त क्षेत्र ग्रोटो स्वर्ग के निश्चित प्रवेश और निकास को चिन्हित किया था ताकि किसी भी स्थिति में वह जल्दी से वापस लौट सके। फिर उसने अपना भेष बदला, इस उड़ने वाले जादुई खजाने को खरीदा और छुपाने की दिव्य क्षमता का उपयोग करके मोटे कबूतर के साथ चुपचाप फुआन मार्केट टाउन छोड़ दिया। स्ले इमोर्टल टाउन डोमेन स्वॉर्ड की गति स्वाभाविक रूप से इस शटल से अनगिनत गुना अधिक थी, लेकिन याओ रेस क्षेत्र की इस यात्रा के लिए एक जन्मजात जादुई खजाना बहुत अधिक विशिष्ट था। कम प्रोफाइल को प्राथमिकता देते हुए चांगएन ने अंततः परिवहन के इस साधारण साधन को चुना और पवित्र आत्मा साम्राज्य की ओर धीरे धीरे उड़ान भरी। किताब के आखिरी पन्ने को अपने हाथ में घुमाते हुए चांगएन ने उसे बंद कर दिया और अपने दिमाग में सामग्री को याद करते हुए उन पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली। सिस्टम अधिसूचना का पालन किया गया। व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण कार्य प्रगति 100/100 कार्य पूर्ण। अध्याय 159 शरीर में रहने वाली गहन कठपुतली का उन्नयन। व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण मिशन पूरा हुआ। बधाई हो मेजबान। अर्जित कौशल व्यापार कटौती नकद 10 मिलियन युआन। इनाम बांटना। डेटा मरम्मत समाप्त। बधाई हो मेजबान। गहरा दाव हॉट हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन गुना 10 प्राप्त किया। चांगएन की आंखें बंद हो गईं। धूप सेक रहे मोटे कबूतर ने हैरानी से पीछे देखा। तभी उसने देखा कि उसके बड़े भाई की भौंहों के बीच सुनहरी चमक फूट रही है। पक्षी की चोंच झटके से खुल गई। चांगएन पहले से ही बाहरी दुनिया से बेखबर था। उसकी दिव्य आत्मा को ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अमर क्यूई की एक सांस ली हो और तुरंत शुद्ध हो गई हो। चेतना का सागर और आध्यात्मिक मंच, जो बिल्कुल सामान्य लग रहा था, अब गंदगी से साफ किए गए कांच की तरह है। क्रिस्टल स्पष्ट और उज्ज्वल दिख रहा था। मैलापन और बेड़ियां छूटने की अनुभूति ने उसे बिल्कुल हल्का महसूस कराया, मानो उसका पुनर्जन्म हो गया हो। उन्होंने जो भी किताब पढ़ी, ज्ञान का जो भी टुकड़ा उन्होंने अर्जित किया, वह बिखर गया और एक बिल्कुल नई प्रणाली में एकत्रित होकर नई अंतर्दृष्टि में तब्दील हो गया। यहाँ तक कि उनके तावीज़ महान गुरु और संगीत महान गुरु उपलब्धियों में अंतर्निहित दाव ने एक और कदम आगे बढ़ाया, जिससे नई प्रेरणा पैदा हुई। तो क्या ये लिंगयुआन महाद्वीप के महान अग्रदूतों के पास मौजूद गहरा दाव हृदय है?
चांगएन ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, अंततः उस अलौकिक अनुभूति से बाहर निकल गया। उसके भीतर उत्साह और उल्लास उमड़ पड़ा। प्रोफाउंड दाओ हॉट के साथ उनका साधना पथ आसान मोड में बदल गया था। चाहे साधना तकनीक हो या जादू, वह इसे तेजी से सीख सकता था और आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता था। यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के कानून, जो आमतौर पर श्रमसाध्य चिंतन की मांग करते हैं या सफलता के क्षणों में बाधाओं की मांग करते हैं, उनकी दक्षता में काफी सुधार देखने को मिलेगा। भले ही सिस्टम एक दिन गायब हो जाए, फिर भी वह लिंग्युआन महाद्वीप में प्रसिद्धि हासिल कर सकता है। चांगएन उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और नीले आकाश को देखा। उसके सीने में वीरता का भाव उमड़ रहा था। उसके बगल वाला मोटा कबूतर अचंभित होकर घूर रहा था। अब जब वह बोल रहा था तो उसकी आंखों में तारे चमक रहे थे। बड़े भाई, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप पहले से ही अमर हो गए हैं। दाव तुकबंदी आपके चारों ओर बहती हुई प्रतीत होती है। वे कहते हैं कि जब एक आदमी दाव तक पहुंच जाता है तो उसकी मुर्गियां, फीनिक्स और शिकारी कुत्ते भी चट जाते हैं। यदि अमर लोक कभी फिर से खुलता है तो आपको निश्चित रूप से जी को अपने साथ ले जाना होगा। टिल्डा बहुत मोटा है, तुम्हें उठा नहीं सकता। चांगएन ने उस पर एक नज़र डाली और स्पष्ट रूप से अपनी मुट्ठी भींच ली। एक पल के विचार के बाद उसके डेंटियन के भीतर लिंग्जियन टाउन डोमेन तलवार कांपने लगी। उसके आसपास की दाव तुकबंदी गायब हो गई और वह एक साधारण सुंदर व्यक्ति में वापस लौट आया। बेहतर, अब मैं अदृश्य हूँ। याद रखें, हमें पवित्र आत्मा साम्राज्य की इस यात्रा पर कम प्रोफाइल रखनी चाहिए। मोटे कबूतर ने इस कम महत्वपूर्ण बड़े भाई को देखा। चमकदार यांग क्यूई, सही शारीरिक गठन, चमकदार रूप और वह चिकना काला जादू खजाना बागे। बोलना शुरू हुआ, रुका, फिर शुरू हुआ। अंत में इसने इन शब्दों को निगल लिया। आपके वर्तमान स्वरूप ने पहले ही 2 प्रमुख संप्रदाय संतों को आकर्षित कर लिया है। विवादित कबूतर को नजरअंदाज करते हुए चांगएन ने समय का अनुमान लगाने के लिए बाहर के आकाश का अध्ययन किया। वे पहले से ही पवित्र आत्मा साम्राज्य के निकट थे, बस कुछ और दिनों की उड़ान। कोई भी महान संप्रदाय आसपास नहीं रहा और याओ जाति तेजी से आम हो गई। जैसे ही उन्होंने विचार किया, कई दिव्य इंद्रियां शटल में बह गईं, लेकिन फॉर्मेशन ने उन्हें रोक दिया। चांगएन की भौहें सिकुड़ गईं। इस तरह की स्पष्ट स्कैनिंग का मतलब आमतौर पर डाकू कृषक होता है। वे कहते हैं कि आप याओ या शैतान संप्रदाय के क्षेत्रों के जितना करीब जाएंगे, उतने ही अधिक लुटेरे कृषकों से मिलेंगे। ये कितना सच है? निश्चित रूप से। आगे काले बिंदु मृत दिखाई दे रहे थे। चांगएन दिव्य अनुभूति से भर गया और उसे हर तरफ उड़ान प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियां उभरती हुई मिलीं। 1 दर्जन से अधिक लुटेरे कल्टीवेटर या तो अपनी कलाकृतियों पर खड़े थे या रोशनी में मंडरा रहे थे, बिना किसी परवाह के हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। फिर भी दुष्ट क्यूई ने उन्हें पकड़कर साबित कर दिया कि वे अनुभवी हत्यारे थे। 3 या 4 गोल्डन कोर स्टेज थे, बाकी सभी फाउंडेशन प्रतिष्ठान थे। बड़े भाई, क्या मैं उन्हें उनके रास्ते पर भेज दूं? मोटे कबूतर ने उत्सुकता से स्वेच्छा से काम किया। ये कैसे अपने मालिक को ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए उंगली उठाने दे सकता है? चांगएन ने दुष्ट क्यूई से लैस डाकुओं को देखा। आंखें हल्की चमक रही थीं और अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, वांगशु को इसे संभालने दो। शरीर में रहने वाली गहन कठपुतली का उन्नयन पथ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया था। उन लोगों को मार डालो जो दुष्ट क्यूई ले जाते हैं। उनके लिए इसका मतलब शायद कर्म को बढ़ावा देना था। एक विचार के साथ उसकी बेल्ट में छिपी कपड़े की गुड़िया उड़ गई। प्रकाश की एक चमक और यह काले कपड़े पहने, ऊंची पोनीटेल वाली वांगशु बन गई। वह सचमुच बेकार थी। एक पल में यहाँ कंट्रास्ट से भरी तलवार चलाने वाली महिला का सर्वेक्षण करते हुए, जो अब तेज और तैयार दिख रही थी, चांगएन ने आदेश दिया, वांगशु, हमारे चारों ओर इन दुष्ट क्यूई युक्त डाकू कल्टीवेटरों को मार डालो। ये शरीर में रहने वाले गहन कठपुतली को समतल कर सकता है। जादुई खजाना उठाए आ रहे डाकुओं पर अपनी ठंडी निगाह डालते हुए वांगशु ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर वह केबिन से गायब हो गई। चांगएन ने अपनी दिव्य भावना जारी की और ध्यान केंद्रित किया। उसकी तकनीकों और लक्षणों का निरीक्षण करने के लिए तैयार हो गया। बीच हवा में लुटेरे केवल एक जर्जर नाव को देखकर हंसी मजाक की भी परवाह नहीं कर पाए थे। जब उन्होंने शटल से लगभग अदृश्य काले धुएं का प्रवाह देखा, कई लोगों ने सोचा कि वे इसे देखने से चूक गए, क्योंकि धुआं पल भर में गायब हो गया। लेकिन अगले ही पल प्रमुख बॉस, एक दिवंगत गोल्डन कोर व्यक्ति, ने अपनी बैल जैसी आंखें निकाल लीं। उनके विपरीत उनके डिप्टी वांग लाओसन,
मध्य गोल्डन कोर और पास के 2 लुटेरों को उनकी उड़ान प्रकार की आध्यात्मिक कलाकृतियों के साथ एक काले धागे से काट दिया गया था। उस रेखा पर केंद्रित होकर स्याही गहरा अंधकार बाहर की ओर फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे लाशें और मलबा निगल लिया गया हो या क्षत विक्षत हो गया हो, कुछ ही क्षणों में मिट गया हो। कोई चीख नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बस मौन, विस्मृति। बिना रुके प्रतिक्रिया करने से पहले वही काले धागे बाकियों से कट गए। दस्यु नेता भयभीत होकर जानता था कि उसने एक लोहे की प्लेट को लात मारी है और चिल्लाते हुए नीचे की ओर चला गया है। वरिष्ठ, मुझे छोड़ दो। वह बमुश्किल 3 मीटर ही उड़ पाया था कि ठंड ने उसकी कमर को छू लिया। फिर शून्यता। शटल के चारों ओर एक काला चाप चमका जिसने हर डाकू को मिटा दिया, फिर वांगशु के हाथ में जा बैठा। जब वह केबिन के ऊपर खड़ी थी, कोई नहीं जानता था कि वह कब प्रकट हुई थी। ये शुद्ध काले रंग का एक खंजर था। इसकी रात के रंग की धार अज्ञात सामग्री से बनाई गई थी, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी इसे छूने पर भस्म हो गई लगती थी। खंजर लपेटते हुए वांगशु की आंखें इतनी ठंडी और तेज रहीं मानो उसने केवल 1 दर्जन चींटियों को कुचल दिया हो। उसका शरीर तरंगित हो गया और वह वापस केबिन के अंदर चुपचाप खड़ी हो गई। मोटा कबूतर कांप गया और काली लिबास वाली महिला पर घबराई हुई नजर चुराने लगा, यहाँ तक कि उसकी गौरवपूर्ण मोटी खाल भी उस ब्लेड को नहीं रोक सकी। दायरे में अंतर कोई मायने नहीं रखता था, उसका जीवन भर का खजाना बस राक्षसी था। चांग एन के विचार तेजी से घूमने लगे। वांगशु के पास संभवतः एक अंधेरे प्रकार की आध्यात्मिक जड़ और एक अंधेरे साधना तकनीक थी, फिर भी उसे कोई शैतानी क्यूई का एहसास नहीं हुआ। उनका अपना ज्ञान बहुत सीमित था। वह ये तो बता सकता था कि उसकी कला असाधारण थी, लेकिन उसके मूल का अनुमान नहीं लगा सका। चूंकि तुम्हें बुलाया गया है, इसलिए रुको। हमने यात्रा के दौरान तुम्हें फोन नहीं किया है। इस मेकअप के समय पर विचार करो। अच्छा। कट वांगशु घोड़े की पीठ पर पालथी मारकर बैठ गया और अतीत में चमकते दृश्यों को एकटक देखता रहा। मोटा कबूतर डर के मारे अपनी दुम हिला रहा था और झांकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चांग एन अपने काम पर लौट आया। फिर भी यह वास्तव में एक अराजक क्षेत्र था। कुछ ही समय में शटल को रॉबर कल्टीवेटर की 3 या 4 लहरों का सामना करना पड़ा। उनकी संख्या बड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी दुष्ट क्यूई प्रचुर मात्रा में थी। कई मुकाबलों के बाद आखिरकार चांग एन को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। तो क्या ये शरीर में रहने वाली गहन कठपुतली का तथाकथित उन्नयन था? अध्याय 160। डाकू कृषक क्या है? वह मेरी लिंग्युआन खरीदारी है। एक सूक्ष्म सिर से पैर तक अवलोकन के बाद, जिससे वांगशु को थोड़ा असहज महसूस हुआ, चांग एन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और बोला, मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े लंबे हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई अन्य बदलाव नहीं देखा है। वांगशु ने राहत की सांस ली, साथ ही अपने जेड पैर की उंगलियों को मुक्त कर दिया, जिसे उसने अवचेतन रूप से मोड़ना शुरू कर दिया था, और धीरे से कहा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई है। चांग एन समझ गया कि उसका क्या मतलब था। ऐसा लगता था कि रहस्यवादी कठपुतली के भीतर आध्यात्मिक शक्ति की कुल मात्रा भी बढ़ गई थी। ऐसा लगता है कि ये रॉबर कल्टीवेटर काफी प्रभावी हैं, लेकिन अगली बार मेरे लिए एक छोड़ना याद रखें। वांगशु ने उस पर ठंडी नजर डाली। क्या मास्टर को ऊब महसूस हुई और वह तनावमुक्त होने के लिए स्वयं कार्रवाई करना चाहता था? हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि चांग एन क्या करने का इरादा रखता है। जब अनुभव पैक की नई लहर आए, तो उसने एक बदकिस्मत गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर को कसकर उलझाने के लिए लिंगजियन टाउन डोमेन तलवार की उच्च गति पर भरोसा किया। हालांकि उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए अपने धधकते सूर्य पवित्र शरीर का उपयोग नहीं किया, बल्कि एक जादुई खजाना निकाला। चमकते जादुई खजाने ने गरीब गोल्डन कोर कृषक को घेर लिया, जिसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, और उस पर लगातार वार कर रहा था। यह सही है, चांग एन इस मौके का फायदा उठाकर भगवान की पिटाई के दुष्परिणामों का परीक्षण करना चाहता था। उसने पिछली बार अमर बंधन रस्सी के परिणामों को पहले ही जान लिया था। उन्होंने सोचा कि अन्य 3 जादुई खजानों में भी कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन सावधानी के लिए उसने एक-एक करके उनका परीक्षण करने का निर्णय लिया। वह आज रात गुप्त क्षेत्र में छिप जाएगा। वैसे भी कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। गॉड बीटिंग विप के विवरण में कहा गया है कि यह बचाव को नजरअंदाज करता है और मालिक को फिर से भरने के लिए प्रतिद्वंद्वी की दिव्य क्यूई को अवशोषित करता है। वास्तविक युद्ध परिणाम वास्तव में असाधारण थे। भले ही प्रतिद्वंद्वी ने खुद पर कई रक्षात्मक परतें जमा कर ली हों और चाबुक को उसके शरीर पर चोट किए बिना सुरक्षात्मक बाधाओं की
परतों द्वारा स्पष्ट रूप से अवरुद्ध कर दिया गया हो। चांगएन अभी भी जादुई खजाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए धधकते सनक्यूई की एक सतत धारा को महसूस कर सकता है। उन्होंने इसे अपने शरीर में नहीं डालने का फैसला किया। उन्हें डर था कि इससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है, और इसके बजाय उन्होंने इसे बाहरी रूप से परिष्कृत करने के लिए सीधे बनिंग सनसेंट ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को सक्रिय कर दिया। यह महसूस करते हुए कि उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, चांगएन बहुत संतुष्ट था। ये जादुई खजाना वास्तव में धधकते सूरज के पवित्र शरीर के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। यदि दुष्प्रभाव बहुत बुरे नहीं होते तो वह भविष्य में अक्सर लोगों को कोड़े मारने के लिए इसे बाहर निकालने पर विचार कर सकता था। खेती में सहायता के लिए धधकती सूर्य शक्ति को अवशोषित और परिवर्तित करना एक पहलू था। इसके अप्रत्याशित अतिरिक्त प्रभाव भी थे, जैसे कि उसके ठीक सामने रॉबर कल्टीवेटर। चांगएन ने उस मोटे आदमी की ओर देखा, जिसकी आंखें अब अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट थीं और उसका मुंह हिल रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति को इस समय विरोध करने की कोई इच्छा नहीं थी। केवल स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों और ब्रह्मांड के नियमों पर चिंतन करना बाकी था। वह चकित होकर विभिन्न जादुई खजानों और तावीज़ों की सुरक्षात्मक बाधाओं के भीतर खड़ा था। कुछ देर तक उसे कोड़े मारने के बाद उस मोटे आदमी का रंग फीका पड़ने लगा और उसकी निगाहें सुस्त हो गईं। इसके तुरंत बाद उड़ने का विचार भी गायब हो गया और वह नीचे गिर गया। चांगएन ने वांगशु की ओर देखा, जो कुछ हद तक अवाक रह गया था। उसे अपने हाथ में चाबुक को घूरते हुए देखकर उसकी ठंडी और कठोर अभिव्यक्ति मानो टूट गई हो। उसे जोर से खांसना पड़ा और आंखों से इशारा करना पड़ा। वांगशु, जैसे कि एक सपने से जाग रही हो, उसने लापरवाही से अपना हाथ लहराया, डाकू कल्टीवेटर को खंजर से मार डाला, फिर भंडारण की अंगूठी बुलाई और चांगएन को सौंप दी। उसने अपने दिव्य ज्ञान से स्कैन किया, 2 या 3 मूल्यवान जादुई खजाने और सभी स्पिरिट स्टोन निकाले, फिर लापरवाही से अंगूठी को फेंक दिया। ये लुटेरे किसान एक लिंग्युआन खरीद की तरह एक और लिंग्युआन खरीद से मिल रहे थे, और सब कुछ चांगएन के हाथों में आ गया। इन गर्म डिलीवरी की कुछ लहरों के बाद उन्होंने बहुत पैसा कमाया। चांगएन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग इसके आदी थे और खुद को इससे मुक्त नहीं कर सके। जैसे ही आसमान में अंधेरा छा गया और वह आराम करने और रात के मध्य में आने वाले दुष्प्रभावों का स्वागत करने के लिए गुप्त क्षेत्र ग्रोटो स्वर्ग में उतरने और प्रवेश करने की योजना बना रहा था, चांगएन ने दूरी में एक चमकदार रोशनी वाला क्षेत्र देखा। वहां वास्तव में एक बड़ा बाजार शहर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लंबे समय तक उसका किसी डाकू कृषक से सामना नहीं हुआ। चांगएन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और गति बदलने के लिए वहां जाने का फैसला किया, और वैसे आसपास की जानकारी के बारे में पूछताछ की, फिर रात में एक सराय से ग्रोटो स्वर्ग में प्रवेश किया। वांगशु, बुलाने का समय लगभग समाप्त हो गया है। अगर कल मुझे सड़क पर डाकू कृषकों का सामना हुआ तो मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगा। नकाबपोश महिला कृषक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सहमति में सिर हिलाया और फिर एक कपड़े की गुड़िया में बदल गई और चांगएन की कमर में लौट आए। अदृश्य शटल शहर के गेट के पास उतरा और वह मोटे कबूतर के साथ बाजार शहर में चला गया, जिसने उसकी छुपाने की दिव्य क्षमता को सक्रिय कर दिया था। इसके लिए कोई सहायता नहीं थी। इस लड़के का ताना बाना बहुत मजबूत था, और यहाँ तक कि चांगएन इसके स्वामी के रूप में कभी कभी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन इसे हराना चाहता था। पिछले लगभग 10 दिनों में जब भी वे कभी कभार किसी बाजार शहर में प्रवेश करते थे, तो मोटा कबूतर ईमानदारी से उनके कंधे पर अदृश्य रूप से रहता था। चांगएन ने इसे बाजार शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां के बारे में पूछताछ करने के लिए लिया, एक निजी कमरे का ऑर्डर दिया और मालिक और नौकर ने चुपचाप जाने से पहले पूरा भोजन किया। हालांकि इस बार वह सीधे जिनबाओ पवेलियन गए। जिन युआन द्वारा दिए गए पहचान जेड ताबीज को चमकाने के बाद दुकानदार तुरंत झुका और कुरेदा चांगएन के साथ एक वीआईपी कमरे में गया, आध्यात्मिक चाय और आध्यात्मिक फल परोसे और सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा हो गया। चांगएन समारोह में भी खड़े नहीं हुए। उसने महंगी सुगंधित आध्यात्मिक चाय की चुस्की ली, अपनी आंखें उठाईं और पूछा, इस बाजार शहर से पवित्र आत्मा साम्राज्य तक कितना समय लगेगा? आपको बता रहा हूँ, हे प्रभु, सामान्य गोल्डन कोर स्टेज एस्केप लाइट को आने में लगभग 2 दिन लगेंगे। चेंगपिंग मार्केट सिटी पहले से ही पवित्र आत्मा साम्राज्य के सबसे करीब है। चांगएन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने जो कुछ देखा था उससे उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। यहाँ मनुष्यों और याओ जाति का मिश्रण था,
और अधिकांश विभिन्न प्रमुख व्यापारिक फर्मों के कर्मचारी थे। चेंगपिंग मार्केट सिटी स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। मुझे आसपास की स्थिति के बारे में बताओ। क्या आगे बहुत सारे रॉबर कल्टीवेटर हैं? दुकानदार ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। हे प्रभु, पवित्र आत्मा साम्राज्य की सड़क पर डाकू कृषकों की संख्या बहुत अधिक है और उनका पैमाना काफी बड़ा है, जो मानव जाति के निकट की छोटी मोटी झड़पों से बिल्कुल अलग है। 100 लोगों के अनगिनत गिरोह हैं और कम से कम 1000 में से 3 या 4 लोग हैं, जिनमें से कुछ के पास कई नेसेंट सोल स्टेज रॉबर कल्टीवेटर भी हैं। इनमें से अधिकांश गिरोह मनुष्यों और याओ जाति का मिश्रण है, और यहाँ तक कि जीशा दानव डोमेन के लोग भी हैं जो विशेष रूप से सफाई के लिए आते हैं। अन्य बड़े लुटेरे कल्टीवेटर गिरोह कभी कभी बस कुछ लूट लेते हैं और लोगों को जाने देते हैं, लेकिन जीशा दानव डोमेन के वे जानवर क्रूर और खून के प्यासे हैं, कभी किसी को जीवित नहीं छोड़ते। वे न केवल चीजें लूट सकते हैं बल्कि पवित्र आत्मा साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और संयोगवश मानव जाति और याओ जाति के बीच संघर्ष भड़का सकते हैं। चांगएन ने भौहें चढ़ाई। क्या पवित्र आत्मा का साम्राज्य उनका प्रबंधन नहीं करता? वे करते हैं। इसे प्रबंधित करना कठिन है। बड़े पैमाने पर सीमा पार संचालन में सावधानी की आवश्यकता होती है, इसलिए पवित्र आत्मा साम्राज्य उन्हें समय समय पर साफ करता है। कुछ दिन पहले जीशा दानव डोमेन के एक डाकू कल्टीवेटर गिरोह के साथ बड़े पैमाने पर संघर्ष हुआ। उन्होंने याओ जाति के कुछ सदस्यों को पकड़ लिया और ऐसा कहा जाता है कि उनमें से एक दानव क्षेत्र के कुछ बड़े शॉट की संतान है। ये कदम 2 प्रमुख शक्तियों के बीच विवाद को जन्म दे सकता है। यदि आप पवित्र आत्मा साम्राज्य की ओर जा रहे हैं तो मेरे प्रभु, जल्दी जाना और भंवर में फंसने से बचने के लिए जल्दी लौटना सबसे अच्छा है। चांगएन की पतली उंगलियों ने मेज को हल्के से थपथपाया। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने पूछना जारी रखा, यदि मैं पवित्र आत्मा राज्य की ओर जा रहा हूँ तो मुझे सबसे अधिक लुटेरे किसानों का सामना करने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए? दुकानदार जवाब देने ही वाला था कि चाहे कुछ भी हो, आप उनसे टकराएंगे, लेकिन अचानक महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। प्रभु ने यह नहीं पूछा कि उनसे कैसे बचें, बल्कि सबसे अधिक सामना कैसे करें। आराम से दिखने वाले चांगआन को अवाक दृष्टि से देखते हुए दुकानदार के पास ईमानदारी से जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि आप अकेले यात्रा करते हैं मेरे प्रभु, या 2 या 3 लोगों के साथ, तो आप शायद केवल रॉबर कल्टीवेटर के छोटे समूहों का सामना करेंगे। वे बड़े समूह व्यक्तिगत यात्रियों को नीची नज़र से नहीं देखते हैं। बेशक, यदि आपकी किस्मत खराब है और आप एक के बाद एक रॉबर कल्टीवेटर्स के छोटे समूहों को तोड़ सकते हैं, तो कुछ 100 लोगों के गिरोह भी कार्रवाई कर सकते हैं। बाजार शहर में कई संयुक्त टीमें हैं जो नियमित रूप से प्रस्थान करती हैं और वे अक्सर बड़े लुटेरे कल्टीवेटर गिरोहों का सामना करती हैं। आप जा सकते हैं और प्रयास करने के लिए साइन अप कर सकते हैं मेरे प्रभु। हम उन्हें यहाँ समूह यात्रा कहते हैं।